चैप्टर 2311 टू 2320। ये ज़िवेन, मैं आपको इन लोगों से मिलवाता हूँ, गाओ तियानसी ने कहा। इस आदमी को यान कांग कहा जाता है। वह मुख्य रूप से आग को दबाने के लिए जिम्मेदार है। गाओ तियानसी ने लंबे खिलाड़ियों में से एक की ओर इशारा करते हुए कहा। यान कांग, ये ज़िवेन ने कुछ सोचा था। इस आदमी को गुआंग बोरान कहा जाता है। वह एग्रो को खोजने और आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार है। उनकी करीबी मुकाबला करने की क्षमता उत्कृष्ट है। यह दुबली पतली किशोरी थी जिसके चेहरे पर कुछ घृणित मुस्कान थी। यह काओ होंग है, मेनेमटी। यह अपेक्षाकृत मोटा शरीर वाला एकमात्र शेष किशोर था। अब हमारे पास एक स्नाइपर की कमी है। मुझे आपके स्निपिंग कौशल को देखकर याद है। तुम्हें यह करने में सक्षम होना चाहिए। गाओ तियानसी ने ये शिवेन को देखा। हालांकि अन्य स्पष्ट रूप से थोड़े संदिग्ध थे, गाओ तियानसी इस टीम की आत्मा थे। उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी और अन्य लोग उनका खंडन नहीं कर सकते थे। यह मैच बहुत महत्वपूर्ण था। यह इस बात से संबंधित था कि उन्हें 4 सितारा टीम में पदोन्नत किया जा सकता है या नहीं। वह शौकीनों और पेशेवरों के बीच की रेखा थी। गाओ तियानसी की ताकत लंबे समय से काफ़ी थी, लेकिन उनमें से बाकी स्पष्ट रूप से बहुत कमज़ोर थे। इसलिए कई कोशिशों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली थी। हालांकि इस बार उनकी टीम सफलता के सबसे करीब थी। जब तक वे एक और मैच जीतते, वे 4 सितारा टीम बन सकते थे। उनके लिए यह स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। 3 सितारा टीम और 4 सितारा टीम के बीच का अंतर बिल्कुल अलग था। यह पूरी तरह से अलग दुनिया थी। यदि इस कारण से नहीं, तो उन्होंने गाओ तियानसी को ये ज़िवेन को अंदर लाने पर आपत्ति नहीं जताई होती। वैसे भी यह सिर्फ मनोरंजन के लिए था। जिन विरोधियों का उन्होंने सामना किया वे पूरी तरह से यादृच्छिक 3 सितारा टीमें थीं। हालांकि जैसे जैसे जीत की संख्या बढ़ती गई, यादृच्छिक 3 सितारा टीमें अधिक शक्तिशाली होती गईं। यदि यह गाओ तियानसी की अचानक हुई ताकत के कारण नहीं होता, तो शायद वे हार गए होते। इस बार ओरिजिनल स्नाइपर नहीं आ सका क्योंकि उसे कुछ काम था। उनके पास पहले से ही सैनिकों की कमी थी। इस ऐतिहासिक अजीबोगरीब के साथ भविष्य अंधकार में था। हालांकि वर्षों से गाओ तियानसी ने जो प्रतिष्ठा अर्जित की थी, उसने इस समय पूरी भूमिका निभाई। लेकिन इस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि मैच कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा। इस समय लोगों को चाहकर भी बदलने का कोई तरीका नहीं था। ये ज़िवेन, जल्दी करो, मैं तुम्हें अपनी टीम में जोड़ूंगा। गाओ तियानसी ने इस बात की परवाह नहीं की कि बाकी तीनों क्या सोचते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं, इस तरह की प्रतियोगिता में केवल उनकी अपनी टीम ही भाग ले सकती है। ये ज़िवेन ने संकोच नहीं किया। उसे पहले ही इस बिंदु तक घसीटा जा चुका था, इसलिए उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसे इस खेल को खत्म करने की जरूरत थी। वह पारदर्शी कॉकपिट में बैठ गया और उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। यह लॉगिन पेज था। उसने अपना खाता पासवर्ड दर्ज किया और तुरंत मेचा दुनिया में प्रवेश किया। उसके सामने पतला शरीर और 20 मीटर लंबी स्नाइपर राइफल के साथ 15 या 16 मीटर लंबा मेचा था। मेचा के गहरे हरे रंग ने इसे नाजुक और आकर्षक बना दिया। यान कांग और अन्य 2 लगभग बेहोश हो गए जब उन्होंने ये ज़िवेन के विशाल तंत्र को देखा। ऐसा इसलिए नहीं था कि ये ज़िवेन का मेचा बहुत भयानक था, इसके विपरीत यह इसलिए था क्योंकि यह मेचा बहुत अधिक घोटाला था। इस स्नाइपर प्रकार मेचा को सियान बर्ड मॉडल 1 कहा जाता था। यह इस श्रृंखला के शुरुआती मॉडल से संबंधित था। जब यह पहली बार सामने आया तो यह बहुत लोकप्रिय हुआ। यह उत्कृष्ट प्रदर्शन वाला एक स्नाइपर प्रकार का मेचा था, इसलिए बाद में सियान बर्ड श्रृंखला बनाई गई। वर्तमान में इस श्रृंखला ने पहले ही सियान बर्ड 23 का निर्माण कर लिया था, और ये सियान बर्ड मॉडल 1 पहले से ही दशकों पुराना था। इसका एक शानदार नाम न्यू मोबाइल मेचा भी था। यह 3 प्रमुख मॉडलों से संबंधित था जिन्हें मेचा दुनिया में निःशुल्क प्रदान किया गया था। स्नाइपर सिस्टम के 3 बुनियादी मॉडलों में से यह स्नाइपर सिस्टम का मूल मॉडल था। मेचा की दुनिया में जब हर कोई पहली बार लॉग इन करता है तो वे इन बुनियादी मॉडलों का उपयोग करते हैं, जिनका उपयोग करना सबसे आसान होता है। हालांकि मेचा दुनिया में किसी युद्ध या कालकोठरी में हर जीत से उन्हें सोने के सिक्के मिलते थे। इन सोने के सिक्कों का इस्तेमाल विभिन्न तंत्रों के बदले में किया जा सकता था। परिणामस्वरूप उन्हें सियान बर्ड मॉडल 1 देखे हुए काफ़ी समय हो गया था। शौकिया खिलाड़ियों के लिए भी अभी भी 3 सितारे थे। उनके विरोधियों ने तोपों के लिए अपनी फाउलिंग राइफलों को लंबे समय से बदल दिया था। कौन अभी भी इस तरह के भ्रामक बुनियादी मॉडल का उपयोग करेगा? नवागंतुकों के साथ अभ्यास करने या नवागंतुकों को डराने धमकाने के अलावा यह मूल रूप से एक नुकसान था। और जितनी बार उसने लॉग इन किया, उसे देखते हुए यह प्रभावशाली ढंग से लिखा गया था। 2 बार, इस बार मिलाकर यह केवल 2 बार था। दूसरे शब्दों में, यह न केवल एक नौसिखिया था, बल्कि एक नौसिखिया, एक बहुत ही नौसिखिया भी था। क्योंकि मेचा दुनिया प्रत्येक व्यक्ति की पहचान से बंधी थी, प्रत्येक व्यक्ति का केवल एक ही खाता हो सकता था। एक देवता के लिए स्मर्फ खाता खोलना नामुमकिन था।
उनके दिमाग में बस एक ही वाक्य था, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? गाओ तियानसी के मुंह के कोने अनियंत्रित रूप से मुड़ गए। यहाँ तक उन्होंने यह भी उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में उनका दूसरी बार लॉगिन होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने वास्तव में उस समय गलत निर्णय लिया था? लेकिन बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी और उन्हें पहले से ही अपनी क्षमताओं से परे कुछ करने के लिए मजबूर किया गया था। वे और क्या कर सकते थे? हालांकि वह नौसिखिया था, फिर भी 5 के मुकाबले 5 बज रहे थे। यदि एक कम होता तो वास्तव में यह 5 के विरुद्ध 4 होता। 4 बनाम 5 तो वास्तव में जीतने का कोई मौका नहीं होगा। जो भी हो, वह अभी भी एक इंसान था। अब जब बात यहाँ तक गई थी तो सबके पास और कोई चारा नहीं था। यह लगभग कहा जा सकता है कि उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। फिर भी अगर वे आखिरी मैच तक नहीं लड़े तो वे वास्तव में संतुष्ट नहीं होंगे। वे अभी भी कल्पना कर रहे थे कि शायद विरोधी की युद्ध टीम भी बेवकूफ़ों से भरी टीम होगी। अगर ऐसा हुआ तो उनके पास अभी भी जीतने का मौका होगा। गाओ तियानसी के आग्रह के तहत सभी ने अपने अपने कॉकपिट में प्रवेश किया। बहुत जल्द ये जिवेन को कई फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलीं। यह यान कांग और अन्य थे। निश्चित तौर पर ये जिवेन जैसे नौसिखिया की तुलना में, जिसने अभी अभी दूसरी बार लॉग इन किया था, हालांकि ये लोग सिर्फ शौकिया थे, फिर भी वे बहुत बेहतर थे। मूल रूप से वे पहले ही अपने तीसरे या चौथे तंत्र के लिए आदान प्रदान कर चुके थे। यान कांग का मेचा ब्लेज टाइप इव था, जो मारक क्षमता आउटपुट प्रकार से संबंधित था। उसका पूरा शरीर उग्रलाल था। हालांकि इसकी गति तेज नहीं थी, यह बहुत जोरदार थी और मोबाइल गनपाउडर स्टोर्स की श्रेणी से संबंधित थी। गुआंग बोरान की मेच एक नीला नीला मेच था। यह ब्लेज टाइप इव जितना जंगली और विशाल नहीं दिखता था, लेकिन यह सियान बड टाइप से बहुत बेहतर था। यह सामान्य मॉडल से संबंधित था जिसे असॉल्ट कहा जाता था। यह वर्तमान में मेचा की इस श्रृंखला की चौथी पीढ़ी थी। काओहोन के लिए, जिसे मुख्य एमटी के रूप में जाना जाता था, उसकी मेच स्टॉर्म टाइप 3 हैवी ड्यूटी रक्षात्मक मेच थी। यह पूरी तरह से काला था और इसके दोनों हाथों में एक विशाल ढाल थी। जब आवश्यक हो, यह एक मांस ढाल और एक अस्थायी खाई होगी। इन लोगों की तुलना में गाओ तियानसी, जो लंबे, अमीर और सुंदर की श्रेणी से संबंधित थे, निस्संदेह बहुत अधिक शक्तिशाली थे। उसका मेक रक्त लाल था और यह बहुत चमकदार लग रहा था। इसमें काफी करीबी और लंबी दूरी की युद्ध क्षमता थी। यह अपेक्षाकृत संतुलित था और यह सस्ता नहीं था। यह लंबे, अमीर और सुंदर की श्रेणी से संबंधित था, खासकर जब ये जिवेन के सियान बड टाइप की तुलना में। ये शिवेन ने कुछ मिनटों तक प्रतीक्षा की और फिर चुनौती के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। उसने एक सिम्युलेटेड ब्रह्मांड में प्रवेश किया और इस बार दोनों पक्षों के बीच चुनौती का युद्ध क्षेत्र इस नकली ब्रह्मांड में था। यह भी सबसे आम युद्ध क्षेत्रों में से एक था। कई दानव जानवर बाहरी अंतरिक्ष में जीवित रह सकते थे, इसलिए यह स्थान अक्सर युद्ध क्षेत्रों में से एक था। कई लोगों ने एक के बाद एक युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और येजिवेन को स्वाभाविक रूप से पीछे भेजा गया क्योंकि उसकी ताकत सभी की नज़रों में सबसे कमजोर लग रही थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह एक स्नाइपर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे सबसे सुरक्षित जगह में छिपना पड़ा। येजिवेन जल्दी में नहीं थे और धीरे धीरे सियान बड टाइप को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अभी भी कई जगह थीं जिनसे उन्होंने खुद को परिचित नहीं किया था। आखिरकार यह खेल में उनका केवल दूसरा समय था और आखिरी बार था पहले से ही 1 साल पहले। इस समय उनकी चुनौती ने भी बहुत ध्यान आकर्षित किया था। आखिरकार वे 4 सितारा स्तर पर आगे बढ़ने से केवल एक मैच दूर थे और यदि वे जीत गए तो वे आगे बढ़ने वाली स्कूल टीम के अलावा एकमात्र टीम बन जाएंगे। पेशेवर स्तर तक 8वीं हाई स्कूल में केवल मजबूत स्कूल टीम में पेशेवर स्तर तक आगे बढ़ने की क्षमता थी। अन्य टीमें मूल रूप से शौकीनों के बीच शौकिया थीं। अत्याचारी टाइगर बैटल टीम की अब लगातार 9 जीते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे किस तरह के विरोधियों का सामना करेंगे, किसी ने चिंता से पूछा। हाँ, ऐसा दबंग और शांत टीम का नाम बिल्कुल गाओ तियानसी की युद्ध टीम का नाम था और कहा जाता था कि उन्हें कई साल पहले एक फिल्म से प्रेरणा मिली थी। लेकिन उस सियान बड टाइप के साथ क्या है? यह बहुत दबंग और शांत है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यह सियान बड टाइप में कहाँ से आया? कई लोगों की पहली प्रतिक्रिया इस पर विश्वास नहीं करने की थी, क्योंकि जो लोग अभी भी सियान बड टाइप का उपयोग कर रहे थे वे मूल रूप से बदमाशों के बीच बदमाश थे, और इस तरह के प्रचार मैच में बदमाश कैसे भाग ले सकते थे? क्या वास्तव में एक सियान बड टाइप है? हर कोई थोड़ा हतप्रभ था, क्योंकि उन्होंने वास्तव में सियान बड टाइप देखा था और कई लोगों के पारदर्शी कॉकपिट पर एक बोर्ड था जो हर किसी के मेचा को प्रदर्शित करता था ताकि हर कोई इसे देख सके, और शिक्षण की सुविधा के लिए भी। यह बदमाश कुछ ज्यादा ही है। क्या गाओ तियानसी वास्तव में अंधा है, या क्या वह उसे बिल्कुल नहीं ढूंढ सकता है? किसी ने संदेह से कहा। 8वें हाई स्कूल में कुछ लंबे, अमीर और सुंदर लोगों में से एक के रूप में गाओ तियानसी स्वाभाविक रूप से सभी के ध्यान का केंद्र था, और यह वास्तव में सुर्खियों की लड़ाई थी।
इस बार गाओ तियानसियाई वास्तव में वर्षों से हंसों का शिकार कर रहा है और अब वह कल हंसों की आंखों में चोंच मारने वाला है। इस तरह के सियान बर्ड टाइप को ऊपर जाने देना वास्तव में पागल है। क्या वह वास्तव में सोचता है कि उसके साथ 5 सितारा ताकत वह दुनिया को झाड़ सकता है? किसी ने व्यंग करते हुए कहा। स्कूल में ऐसे लोग थे जो गाओ तियानसी को पसंद करते थे और स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग थे जो उससे नफरत करते थे। लेकिन इस सियान बर्ड टाइप का पायलट कौन है? मुझे देखने दो, लानत है, यह वास्तव में इतिहास का जानकार है। कोई आश्चर्य नहीं, यह कहा जाता है कि इतिहास की किताबें पढ़ने के अलावा वह केवल इतिहास की किताबें पढ़ता है। यह सामान्य है कि वह नहीं जानता कि कैसे खेलना है। उद्धरण चिन्ह। मैं जीतने के लिए गाओ तियानसी के आवेग को समझ सकता हूं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुनने के बाद भी क्या वह भविष्य में जीतने में सक्षम होगा? मूल रूप से इस समय गाओ तियानसी के समर्थकों में से कुछ, जब उन्होंने देखा कि सियान बर्ड टाइप वाला व्यक्ति वास्तव में वह प्रसिद्ध इतिहास विशेषज्ञ था, तो वे पूरी तरह से निराश हो गए। मूल रूप से उन्हें उम्मीद थी कि वह अपनी अत्याचारी ताकत के कारण सियान बर्ड टाइप का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन इस समय उनकी उम्मीदें पूरी तरह से बिखर गईं। उस गीक के रूप को देखकर वे जानते थे कि यह बिल्कुल असंभव था। एक देवता के लिए स्मर्फ खाता होना स्वाभाविक रूप से असंभव था, लेकिन एक देवता अतीत से पीछे छूटे मेचा का उपयोग कर सकता था। नया मेचा प्राप्त करने के बाद हर कोई पुराने मेचा को नहीं बेचेगा, बल्कि इसके बदले उसे रखेगा। हालांकि इतिहास के जानकार के लिए ऐसा देवता होना असंभव था। बेशक यह असंभव था। उसकी आईडी देखी तो वह पूरी तरह से अस्पष्ट थी। इस तरह की आईडी का उपयोग करने वाले किसी देवता के बारे में कभी किसी ने नहीं सुना था। ओह, हम क्या करें? जिक्सी, हमें अभी भी बहुत देर हो चुकी है। उस समय सिमुलेशन रूम के प्रवेश द्वार पर 2 लड़कियां दिखाई दीं। वे 2 जवान और खूबसूरत लड़कियां थीं। उनमें से एक काफी लंबा लग रहा था, लगभग 1.7 मीटर लंबा। वह साधारण कपड़े पहने हुए थी और उसका चेहरा सुंदर था। उस समय उसके चेहरे पर एक ऐसा अफसोस था जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। और उसके बगल में एक लड़की थी जो केवल उसके कंधे तक पहुंची थी। वह लंबी नहीं दिखती थी, लेकिन उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। उसका चेहरा नाजुक था और वह एक बच्चे की तरह लग रही थी। वह अपनी वास्तविक उम्र से काफी छोटी दिखती थी। हालांकि उसके नाजुक चेहरे के बारे में जो समान रूप से उत्कृष्ट था, वह उसकी छाती का सुविकसित वक्र था। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में लिपटे हुए वे थोड़े कांप रहे थे, मानो किसी भी क्षण उसके कपड़ों से बाहर निकल आएंगे। उसके पास एक पतला फिगर था और वह जवानी से भरी हुई दिखती थी। जोंग जेन्युन ने अफसोस के साथ उस सुंदर लड़की को देखा जो उसके कंधे तक ही पहुंची थी। उसके लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त 8वीं हाई स्कूल की प्रसिद्ध स्कूल बैले डॉन ली को गाओ तियानसी की मदद करने के लिए राजी करना आसान नहीं था। कौन जानता था कि जब तक वे पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चूंकि यह शुरू हो गया है, मैं वापस जा रहा हूं। डॉन जाने के लिए मुड़ा। उसका रहने का कोई इरादा नहीं था। उसने गाओ तियानसी की मदद करने की योजना बनाई थी क्योंकि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के लगातार तंग करने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन चूंकि वह समय पर नहीं पहुंच सकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिक्सी, यह पहले ही शुरू हो चुका है। चलो एक नज़र डालते हैं। काम पूरा होने के बाद हम वापस चलेंगे। जोंग जेन्युन ने डॉन को पीछे खींच लिया। जैसे ही वह हिली, डॉन की छाती थोड़ी सी कांपने लगी। उसने एक एक करके जोंग जेन्युन की उंगलियों को अपने हाथ से छुड़ाया और कहा, यून्युन, तुम्हें मुझे जानना चाहिए। मुझे इस तरह के निम्न स्तर की शौकिया प्रतियोगिता में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिक्सी, मैं तुम्हें उसके बारे में बात करने की इजाज़त नहीं दूंगी। वह एक 5 सितारा खिलाड़ी और एक पेशेवर खिलाड़ी है। यहाँ तक एक साधारण क्लब में भी वह एक मुख्य खिलाड़ी है। जोंग जेन्युन ने सही कहा। तो क्या हुआ? इसके अलावा भले ही उसके कौशल आंख को भाते हों, उसके साथी बहुत पीछे हैं। वह पहले से ही भाग्यशाली है कि वह 9वें मैच में जगह बनाने में सक्षम है। ऐसा मैच देखने लायक नहीं है जो भाग्य पर निर्भर करता हो। डॉन जोंग जेन्युन की गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के आगे नहीं झुकी। उसने केवल जोंग जेन्युन पर अपनी आंखें घुमाईं। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त गाओ तियानसी की उत्कट और वफादार प्रशंसक थी। गाओ तियानसी सुंदर थे और उनके पास साहित्य और मार्शल आर्ट दोनों में उत्कृष्ट ग्रेड थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी। उनके खुशमिजाज व्यक्तित्व से कई लड़कियां उनकी ओर आकर्षित होती थीं। यहाँ तक उसकी सबसे अच्छी सहेली, जो कई लड़कों के दिलों में देवी भी थी, को भी बहुत समय पहले प्यार हो गया था। हालांकि उसे गर्व करने का अधिकार भी था। वह, जो गाओ तियानसी के रूप में उसी वर्ष थी, पहले से ही स्कूल की मेचा सोसाइटी की उपाध्यक्ष थीं। इसके अलावा उसके पास 6 स्टार की लड़ाकू शक्ति थी, जिसने उसे पेशेवर रैंकों में सर्वश्रेष्ठ में से एक बना दिया। यह ग्रीन बर्ड टाइप एक किसका है? यह वास्तव में वह ऐतिहासिक गीक है। कई लोगों के चर्चे उनके कानों में पड़े। इसने उन दोनों को हैरान कर दिया। गाओ तियानसी, जो हमेशा ध्यान का केंद्र रहा था, इस बार आकर्षण का केंद्र नहीं था।
ग्रीन बर्ड टाइप 1। वास्तव में कोई था जो प्रतिस्पर्धा करने के लिए ग्रीन बर्ड टाइप 1 का उपयोग कर रहा था। ऐसा व्यक्ति या तो नौसिखिया होता है या पूर्ण विशेषज्ञ होता है। भोर, जो छोड़ने की योजना बना रहा था, अचानक दिलचस्पी लेने लगा। उसने अपनी प्यारी मुस्कुराती आंखों को तिरछी नजर से देखा और एक लोली का चेहरा प्रकट किया जो अनगिनत ओटाकस लार बना सकता था। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं जाकर देखती हूँ। दोनों अंदर घुस गए। जब लड़कों ने देखा कि दोनों देवियां आ गई हैं तो उन्होंने उनके लिए रास्ता बनाया। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो ईर्ष्या महसूस करते थे। सुंदर होना अच्छा था। मेचा बजाते समय भी देवी देवता थे जो देखने आते थे। उनके दृष्टिकोण से दो देवियां स्वाभाविक रूप से यहाँ स्कूल हंक गाओ त्यांसी को देखने के लिए थीं। कम से कम जोंग जेन्युन ऐसा ही था। देवी जोंग लंबे समय से गाओ त्यांसी की जीन्स के दीवाने थे। यह अब कोई रहस्य नहीं था। हालांकि कई लड़कों को आराम देने के लिए जो पर्याप्त था वह यह था कि देवी जोंग के पास केवल एक तरफा प्यार था। गाओ त्यांसी ने कभी भी उसके प्रति अपनी स्वीकृति व्यक्त नहीं की थी। हालांकि इससे कई लोगों को खुद को दिलासा देते हुए गुस्सा भी आया। ऐसा क्यों था कि वे उसके करीब नहीं आ सके, फिर भी गाओ त्यांसी ने उसे अस्वीकार कर दिया था। तो क्या हुआ अगर वह अमीर था? तो क्या हुआ अगर वह सुंदर था? इसलिए बड़ी संख्या में जोंग जेन्युन के प्रशंसक राहगीरों से विरोधी प्रशंसकों में बदल गए। हालांकि डॉन स्वाभाविक रूप से उतना उबा हुआ नहीं था। उसके दृष्टिकोण से डिसेप्टिकॉन युद्ध टीम में केवल गाओ त्यांसी का मानक संतोषजनक था। दूसरों ने उसकी दृष्टि में प्रवेश भी नहीं किया। उसकी निगाहें केवल ये शिवेन पर टिकी थीं। यह धोखेबाज जिसने एडवांसमेंट मैच में ग्रीन बर्ड टाइप 1 जैसे एंटीक मेचा का उपयोग करने का साहस किया, वह भी एक विशेषज्ञ हो सकता है। हालांकि वे जल्दी ही निराश हो गए। थोड़ी देर देखने के बाद ये शिवेन का प्रदर्शन कुछ भद्दा था। यह स्पष्ट था कि वह कई पहलुओं से अपरिचित था। वह सिर्फ एक बदमाश नहीं था, बल्कि एक बदमाश था जिसने अभी अभी खेलना शुरू किया था। यहाँ तक एक आम आदमी भी बता सकता था कि एक शिवेन को केवल एक आम आदमी माना जाता था। उसके हाथ की गति तेज नहीं थी और ग्रीन बर्ड टाइप 1 उसके नियंत्रण में टेढ़ा दिखाई दिया। स्वाभाविक रूप से ये जिवेन को नहीं पता था कि कितने लोग उसे देख रहे थे। वह केवल अपने नियंत्रणों से परिचित होने पर केंद्रित था। यहाँ तक मैच की शुरुआत ने भी उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया। मूल रूप से गाओ त्यांसी और अन्य लोगों को उम्मीद थी कि एक शिवेन उन्हें कुछ सहायता दे सकती है। आखिरकार सुपर लॉन्ग रेंज स्नाइपर होना कुछ नहीं से बेहतर था। किसने सोचा होगा कि ये जिवेन केवल कुछ बुनियादी हरकतें ही सीखेगी। उनका उनकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। यहाँ तक गाओ त्यांसी ने भी हार मान ली थी। हो सकता है कि उसने तब गलती की हो। ऐसा लगता है कि यह नियति थी कि डिसेप्टिकॉन टाइगर बैटल टीम एक पेशेवर बैटल टीम बनने में असमर्थ थी। जहां तक जिवेन की बात है तो उन्होंने ही उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया था, इसलिए ये जिवेन को दोष देना उचित नहीं था। हालांकि अन्य उतने अच्छे स्वभाव वाले नहीं थे। धिक्कार है, धोखेबाज, क्या तुम मंदबुद्धि हो? हटो। यहाँ तक अगर आप हमारा समर्थन नहीं करना चाहते हैं तो आप भाग क्यों नहीं जाते? क्या आप वहां खड़े रहना चाहते हैं और एक लक्ष्य बनना चाहते हैं? यदि आप नहीं कर सकते हैं तो दफा हो जाओ। इन श्रापों के सामने ये जिवेन जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने धीरे धीरे खुद को जानना शुरू किया। पिछली बार जब उसने लॉग इन किया था तो वह बस इधर उधर खेल रहा था। मौके पर ही उन्होंने स्नाइपर राइफल की रेंज का परीक्षण किया था। यह वह समय था जब गाओ त्यांसी ने उन्हें उत्तेजित किया था। दूसरी तरफ उस आदमी के साथ क्या हो रहा है? ग्रीन बर्ड टाइप 1 FCK, जिसने मुझे मौत से डरा दिया। मैंने सोचा कि यह कोई भगवान है, लेकिन यह एक धोखेबाज निकला। उसकी हरकतों को देखो, यह थोड़ी सख्त है। यह स्पष्ट है कि वह एक नौसिखिया है। हे, तुम्हारा सिर मेरा है। दूर ब्रह्मांड में एक उल्कापिंड के पीछे एक आकृति दिखाई दी। उसने अपने हाथ में एक विशाल स्नाइपर राइफल पकड़ी हुई थी। उसकी आंखें दूर के हरे पक्षी टाइप 1 को देख रही थीं। कॉकपिट में एक दुबले पतले युवक ने व्यंग्य किया। जब ग्रीन बर्ड टाइप 1 पहली बार सामने आया था तो इसने अपनी तरफ के लोगों को लगभग डरा दिया था। वे 8वें हाई स्कूल की बारीकियों को जानते थे, इसलिए उन्हें नहीं लगता था कि ये जिवेन कोई देवता है। वे जो नहीं जानते थे वह यह था कि उनकी राय में गाओ त्यांसी को इतनी महत्वपूर्ण प्रचार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई धोखेबाज नहीं मिल सकता था। डिसेप्टिकॉन टाइगर बैटल टीम की तरह उन्होंने भी लगातार 9 मैच जीते थे। हालांकि डिसेप्टिकॉन टाइगर बैटल टीम के विपरीत उन्होंने लगातार 9 मैच जीते थे। क्योंकि उनकी टीम एक अर्ध पेशेवर युद्ध टीम थी, उनके पास 3-5 सितारा विशेषज्ञ थे और शेष 2-4 सितारा विशेषज्ञ थे। यह पूरी तरह से अर्ध पेशेवर युद्ध टीम थी। क्योंकि वे नवगठित थे, उन्हें इस प्रचार प्रतियोगिता में भाग लेना था। यह केवल यही कहा जा सकता है कि डिसेप्टिकॉन टाइगर बैटल टीम की किस्मत वास्तव में खराब थी। निश्चित रूप से जैसे ही उन्होंने अपनी चाल चली, उन्होंने जल्दी से डिसेप्टिकॉन टाइगर बैटल टीम के सदस्यों को दबा दिया।
उन्हें इस हद तक दबा दिया गया था कि वे अपना सिर भी नहीं उठा सकते थे। येज़िवेन की निष्क्रियता के साथ यह 5 के मुकाबले लगभग 4 था और वे तुरंत एक नुकसानदेह स्थिति में आ गए। इसलिए वे शुरुआत में बहुत सतर्क थे। यहाँ तक जब लड़ाई सबसे तीव्र थी तब भी उन्होंने येज़िवेन पर हमला नहीं किया। हालांकि अब उन्हें पता चल गया था कि यह लड़का केवल एक नौसिखिया था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि विरोधी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ऐसा बदमाश क्यों खोजेगा, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। इन विवरणों के बारे में चिंता न करें। लंबी स्नाइपर राइफल को तुरंत उठाया गया और दूर के ग्रीन बर्ड टाइप 1 पर बंद कर दिया गया। उसी समय येज़िवेन के कॉकपिट में तुरंत एक तीखा अलार्म चमक उठा, यह साबित करते हुए कि उन्हें बंद कर दिया गया था। अच्छा नहीं है, इस धोखेबाज को बंद कर दिया गया है। जोंग जेन्युन ने जल्दी से अपने चेहरे पर एक चिंतित नज़र के साथ कहा, यह बदमाश इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में क्यों भाग लेगा? वह चिंता से मरने वाली थी। उसके लिए शायद इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय कोई नहीं था। उसकी राय में येज़िवेन का दिखना बस एक गलती थी। वह कुछ भी हासिल करने के लिए काफ़ी अच्छा नहीं था, बल्कि चीज़ों को बिगाड़ने के लिए काफ़ी था। अगर इस तरह के एक बेवकूफ़ और अति आत्मविश्वासी धोखेबाज के कारण गाओतियानसी प्रतियोगिता हार जाती है तो वो निश्चित रूप से येज़िवेन को जाने नहीं देगी। शुआ, दूर से एक लेज़र किरण ने पूरे युद्ध के मैदान को पार किया और सीधे येज़िवेन की ओर चली गई। अच्छा नहीं, वह बदमाश यान कांग और अन्य लोग दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि वे येज़िवेन के व्यवहार से बहुत नाखुश थे, लेकिन वे फिर भी समझते थे कि एक और व्यक्ति ताकत का एक और हिस्सा है। सार्वजनिक चैनल पर विरोधी की वहशी हंसी दिखाई दी। मुझे यह सिर चाहिए। इस समय प्रतियोगिता शुरू होने में लगभग 3 मिनट ही बीते थे। केवल 3 मिनट बीत चुके थे और उनमें से एक का पहले ही ध्यान रखा जा चुका था। कोई कल्पना कर सकता है कि आगे की लड़ाई लड़ना और भी कठिन होगा। प्रत्याशित विस्फोट नहीं आया। यह शॉट वास्तव में चूक गया और ब्लू बर्ड टाइप 1 की तरफ से टकराया। हर कोई हक्का बक्का रह गया। क्या हो रहा था? दूसरी तरफ के लोग अंधे होंगे। वे चलते हुए लक्ष्य को भी नहीं मार सकते थे। किसी ने इस वाक्य को उगल दिया जो हर कोई सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन की हरकतें वास्तव में एक घोटाला थी। उनकी नज़रों में येज़िवेन की हरकतें बस धीमी और अनाड़ी थीं। कोई बदमाश कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, वह भी ऐसा ही होगा। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में एक शॉट चूक जाएगा? यह बस एक घोटाला था। दूसरी तरफ का स्नाइपर काफ़ी कुशल लग रहा था। टाइरनिकल स्काई टाइगर टीम को भड़काने के लिए बस कुछ शॉट ही काफ़ी थे। यहाँ तक कि गाओतियानसी भी कोई अपवाद नहीं था। कम से कम 3 विरोधी थे जो उसके समान स्तर के थे। अन्य 2 उनकी टीम के कुछ सदस्यों को दबाने के लिए पर्याप्त थे। यहाँ तक जोंग जेन्युन, जिसे उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, वह बता सकता था कि वह इस समय के लिए किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने ऐसी असामान्य टीम का सामना किया था। वे लगभग पेशेवर स्तर पर थे और टायरानिकल स्काई टाइगर टीम में केवल एक ही था जो उनकी तुलना गाओतियानसी से कर सकता था। दोनों पक्ष समान स्तर पर भी नहीं थे। वे कैसे खेल सकते थे? यह बिल्कुल अलग मामला था। यह बस धमकाना था। इस बार भीड़ के दृष्टिकोण से अब कोई सस्पेंस नहीं था। हालांकि येज़िवेन काफ़ी अच्छा नहीं था, यह उसकी गलती नहीं थी। यदि यह मूल स्नाइपर होता तो शायद वह इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता। दोनों पक्षों के बीच स्तर का अंतर बहुत अधिक था। लेकिन अभी क्या हुआ? क्या वह चूक गया? पेशेवर स्तर का खिलाड़ी भी चूक सकता है। यह एक घोटाला था। बदमाश के सिर में गोली लगने का दृश्य वैसा नहीं हुआ जैसा सभी ने सोचा था। यह कैसे संभव हुआ? सबके मन में बस यही एक शब्द आया। उनके लिए यह बहुत ही अकल्पनीय था। यह एक चमत्कार था। नहीं, यह भाग्य नहीं है। महत्वपूर्ण क्षण में धोखेबाज ने इसे चकमा दिया। डॉन की खूबसूरत मुस्कुराती आंखों में एक चमक उठी। आखिरकार उसे कुछ ऐसा मिला जिसने प्रतियोगिता में उसकी रुचि को बढ़ा दिया, जिससे वह इतनी ऊब गई थी कि वह सो जाने वाली थी। न केवल उसकी मेचा स्किल्स 6 टॉस तक पहुंच गई थी, बल्कि उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स भी खराब नहीं थीं। वह लंबे समय से जन्मजात दायरे में आ चुकी थी और उसकी गतिशील दृष्टि अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। अभी अभी उसने स्पष्ट रूप से देखा कि बदमाश बाल चौड़ाई से हमले को चकमा दे चुका था। यह ज्ञात होना चाहिए कि मेचा मनुष्य नहीं थे। उनकी सजगता कितनी भी तेज क्यों न हो, फिर भी उनके लिए इन बीम हथियारों के हमलों से बचना बहुत मुश्किल होगा। केवल कुछ हद तक भविष्यवाणी संभव होगी। उन्हें पहले से ही चकमा देने में सक्षम होने के लिए प्रतिद्वंद्वी के हमलों के प्रक्षेपवक्र की भविष्यवाणी करनी होगी। हालांकि कुछ लोग थे जो अपनी सुपर फास्ट हैंड स्पीड पर भरोसा करके इस स्तर तक पहुंच सकते थे। उसने नहीं सोचा था कि इस बदमाश के पास इतनी भयानक हैंड स्पीड हो सकती है। बेशक यह एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन वह तथाकथित संयोगों में विश्वास करने वाली व्यक्ति नहीं थी। हालांकि इस नौसिखिए की हरकतों में जंग लग गई थी, लेकिन उसकी भविष्यवाणी ने उसकी आंखों की रोशनी बढ़ा दी।
उसके हाथ की कोई असाधारण गति नहीं थी, लेकिन वह अपनी असाधारण भविष्यवाणी से प्रतिद्वंद्वी के पेशेवर स्नाइपर को चकमा देने में सक्षम था। उनकी भविष्यवाणी प्रतिभा काफी प्रभावशाली थी। दूसरी तरफ स्निपर गूंगा था। यह कैसे संभव है? मैं कैसे असफल हो सकता हूँ? उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। बदमाश धोखेबाज, तुम वहीं खड़े होकर मार क्यों नहीं खाते? तुम क्यों हिल रहे हो? मैं तुम्हें एक शॉट से खत्म कर दूंगा। उसके नियंत्रण में मेचा ने एक बार फिर अपना भाला उठाया और तुरंत एक शिवेन पर ताला लगा दिया। फिर इसने एक गोली चलाई। जीव प्रकाश की एक और विशाल किरण पूरे युद्ध के मैदान में फैल गई और सीधे एक शिवेन की ओर बढ़ गई। हालांकि इस बार यह फिर से एक शिवेन को नहीं लगी। इसने उसे पीछे से गोली मार दी और गुओक्वा को फिर से मारा। पवित्र शक्ति, वह वास्तव में अंधा है। कोई शाप दिए बिना नहीं रह सका। पहली बार मिस हुई थी और दूसरी बार मिस हुई थी। वह अंधा नहीं था तो क्या था? पवित्र शक्ति, इस बदमाश की किस्मत बहुत अच्छी है। यह सही है। 2 शॉट उसे खत्म करने में नाकाम रहे। यह व्यावहारिक रूप से एक चमत्कार है। डॉन के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान दौड़ गई। वह और भी निश्चित थी कि उसने गलत अनुमान नहीं लगाया था। यह वास्तव में एक भविष्यवाणी थी, न कि तथाकथित भाग्य। पवित्र शक्ति, इस ऐतिहासिक गीक की किस्मत बहुत अच्छी है। यान कांग और कंपनी ईर्ष्या और जलन महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वे युद्ध के मैदान में एक गतिरोध में बंद थे, लेकिन येज़िवेन, जो सबसे पीछे थी, के लिए यह आसान था। हालांकि केवल एक चीज जो आनंदित हो सकती थी वह यह थी कि प्रतिद्वंद्वी के स्नाइपर को येज़िवेन द्वारा वापस पकड़ लिया गया था। इसलिए वह उन्हें परेशान नहीं कर सकता था, इसलिए अचानक गोली लगने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। लानत है, क्या चल रहा है? विरोधी का स्निपर पागल हो रहा था। मरो मरो। वाह वाह वाह। लंबी दूरी के स्नाइपर की बीम राइफल ने लगातार एक शिवेन पर निशाना साधा, लेकिन हर गोली चूक गई। यह येज़िवेन के पास से उड़ गया, जैसे कि सियान पक्षी। मेरे पास कुछ उपकरण थे जो प्रकाश को विकृत करते थे। हालांकि प्रतिद्वंद्वी की लंबी दूरी के स्नाइपर ने उसकी स्थिति को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। गाओ तियानसी तुरंत उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें बाकी विशेषज्ञों ने रोक दिया। भले ही प्रतिद्वंद्वी के स्नाइपर ने अपनी स्थिति को उजागर कर दिया था, फिर भी वह उनका कुछ नहीं कर सका। शक्ति में अंतर बहुत अधिक था। हालांकि उस समय हर कोई बता सकता था कि प्रतिद्वंद्वी के स्नाइपर की बार बार असफलता एक चूक की तरह सरल नहीं थी। एक बार चूकना चूकना था, लेकिन 10 बार चूकना अब चूकना नहीं था। प्रतिद्वंद्वी का स्नाइपर किसी भी तरह से कमजोर नहीं था और निश्चित रूप से पेशेवर स्तर पर भी था। फिर भी वह सियान बर्ड टाइप एक जैसी प्राचीन यंत्र के लिए कुछ नहीं कर सका। इसे निश्चित रूप से सौभाग्य नहीं कहा जा सकता। इतना ही कहा जा सकता है कि इस नौसिखिए में निश्चित रूप से कुछ ऐसी क्षमता थी जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं था। दूरदर्शिता, यह दूरदर्शिता थी। ऐसा लग रहा था कि सियान पक्षी की चाल बहुत फुर्तीली नहीं थी। यह स्पष्ट था कि उसके हाथ की गति औसत थी, इसलिए बार बार चकमा देने में सक्षम होने के लिए यह दूरदर्शिता होनी चाहिए जिसने भूमिका निभाई हो। तथाकथित दूरदर्शिता भी एक अद्भुत छठी इंद्री थी। आमतौर पर जीवन और मृत्यु की स्थितियों और अनगिनत खूनी लड़ाइयों का अनुभव करने वाले दिग्गजों में ही इस तरह की क्षमता हो सकती है। हालांकि छठी इंद्रिय जैसी चीज हर बार बहुत सटीक नहीं हो सकती। यदि यह जारी रहा, जल्दी या बाद में एक समय आएगा जब वह चूक जाएगा, और जब वह समय आएगा तो उसके सिर में गोली मार दी जाएगी। सियान बर्ड स्वयं उस प्रकार का मेच नहीं था जिसकी मोटी त्वचा और मोटा मांस था। इसके अलावा यह दशकों पहले से एक प्राचीन मेच था। प्रतिद्वंद्वी के पेशेवर तंत्र का सामना करना लगभग एक शॉट की बात थी। हालांकि गाओ तियानसी और अन्य लोगों के लिए इस बार उन्होंने अंततः पुष्टि की कि कम से कम यह बदमाश पूरी तरह से बेकार नहीं था। वह अभी भी प्रतिद्वंद्वी के स्नाइपर को रोकने में सक्षम था, प्रतिद्वंद्वी के स्नाइपर को अपना हाथ खींचने से रोक रहा था। यह भी एक बड़ी कला मानी जाती थी। हालांकि लड़ाई की स्थिति अभी भी बदतर हो गई। प्रतिद्वंद्वी के स्निपर स्निपिंग के बिना भी दोनों पक्षों के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। सबसे पहले मारा जाने वाला गुआंग बोरान था। प्रतिद्वंद्वी ने एक उद्घाटन पर कब्जा कर लिया और मौके पर ही उसका सिर काट दिया। इस समय मैच शुरू हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे। गुआंग बोरान के साथ एक उद्घाटन को जब्त कर लिया और मार डाला। पूरे नाजुक संतुलन को जल्दी से तोड़ दिया गया। यान कांग को प्रतिद्वंद्वी के बीम कृपाण द्वारा सीधे मार दिया गया था और शेष काओ होन को भी अंधाधुंध बमबारी से मार दिया गया था। हालांकि उनकी मेच में मोटी चमड़ी और मोटा मांस था, लेकिन यह कई लोगों की घेराबंदी का सामना नहीं कर सका। अब टेक्निकल टाइगर टीम के पास केवल गाओ तियानसी और येज़िवेन ही बचे थे। कई उस्तादों के हमलों के तहत गाओ तियानसी ने पकड़ बनाने के लिए संघर्ष किया, जबकि येज़िवेन अभी भी लगातार चकमा देने के लिए अपनी अद्भुत दूरदर्शिता पर भरोसा कर रही थी। हालांकि सभी की नज़र में असफलता केवल समय की बात थी।
हालांकि कुछ लोग गाओ तियानसी को पसंद नहीं करते थे। इस समय गाओ तियानसी भी 8वें हाई स्कूल की शान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यदि वे सफल हो जाते हैं तो स्कूल टीम के पेशेवर स्तर पर पदोन्नत होने के बाद टेक्निकल टाइगर टीम एकमात्र टीम बन सकती है। भले ही भविष्य में उनका पतन हो सकता है, उनके लिए अभी जो सम्मान था वह काफी था। हालांकि यह स्पष्ट था कि यह एक अगम्य सपना बन गया था। FCK यान कांग ने अपने बगल में पारदर्शी कॉकपिट को बुरी तरह से लात मारी। इस बार वह वास्तव में कुछ नहीं कह सका। यदि आप येज़िवेन को दोष देना चाहते हैं तो कम से कम उसने, एक बदमाश ने, विरोधी के स्नाइपर को भी रोक दिया। एक के बदले एक का आदान प्रदान पहले से ही एक बड़ा लाभ माना जाता था, लेकिन वास्तविक समस्या यह थी कि उनकी ताकत में अंतर बहुत दूर था। यह लड़ाई का दोष नहीं था। इस तरह की ताकत के अंतर ने उन्हें उदास कर दिया। जाहिर है मेचा में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन पायलट की ताकत बहुत दूर थी। जाहिर है उनकी प्रतिक्रिया की गति बरकरार नहीं रह सकी। यदि वह पेशेवर स्तर में प्रवेश करना चाहता है तो उसे कम से कम जियानतियन दायरे में होना होगा, अन्यथा उसके शरीर की प्रतिक्रिया की गति इतनी तेज नहीं होगी और वह पेशेवर स्तर पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। 3 सितारा स्तर में फंसने का एक बड़ा कारण यह था कि उनके पास केवल चोटी के हाउतन क्षेत्र की खेती थी। फिर भी 8वीं हाई स्कूल में वे पहले से ही उत्कृष्ट माने जाते थे, अन्यथा गाओ तियानसी उन्हें नहीं पाते। काओ होंग ने येज़िवेन पर नजर डाली, जो अभी भी पारदर्शी कॉकपिट में था, और अपने आप को मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा कि बदमाश अविश्वसनीय था, लेकिन अंत में वे पहले हार गए। और येज़िवेन, जो पारदर्शी कॉकपिट में थी, शांत रही। यह ऐसा था जैसे उसे कुछ भी हिला नहीं सकता था। केवल एक ही व्यक्ति अपने कार्यों पर लगातार ध्यान दे रहा था। अन्य लोग गाओ तियानसी की लड़ाई देख रहे थे, जो और भी तीव्र थी। वह डॉन ली था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि एक शिवेन की हरकतें धीरे धीरे और अधिक कुशल होती जा रही थीं। इसके अलावा वह खुद को सियान पक्षी के साथ खतरनाक गति से परिचित कर रहा था। यह ज्ञात होना चाहिए था कि लड़ाई कुछ मिनट पहले ही शुरू हुई थी, लेकिन वह पहले से ही सियान पक्षी को संख्या में नियंत्रित करने में सक्षम था। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं होता। यह भविष्यवाणी करने और सीखने की अद्भुत क्षमता थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि इस सरल ऐतिहासिक गीक को मेचा पायलटिंग में एक अनूठा लाभ था। अनुभव संचित किया जा सकता था, लेकिन यदि किसी के हाथ की गति काफी तेज नहीं थी तो उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता था। हालांकि प्रतिभा जन्मजात थी। कुछ लोग जीनियस पैदा होते हैं, जबकि अन्य औसत दर्जे के पैदा होते हैं। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। वह सोच रही थी कि क्या वह उसे मेचा सोसाइटी में भर्ती कर सकती है। हालांकि यह थोड़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वह पहले से ही अपने हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में था। फिर भी वह अपनी लड़ाकू ताकत को फिर से भरने में सक्षम होगा। अस्वीकृति के बारे में उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। स्कूल में कई ऐसे लोग थे जो मेचा सोसाइटी से जुड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास साधन नहीं थे। और इस समय येज़िवेन ने आखिरकार सियान पक्षी के साथ खुद को परिचित करना पूरा कर लिया था। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई और वह चिल्लाया, स्निपर स्कोप। उसके कॉकपिट के पीछे एक यांत्रिक भुजा पर उसकी आंखों के सामने स्नाइपर स्कोप दिखाई दिया। देखते ही देखते उसके सामने सब कुछ साफ हो गया। स्नाइपर जो लगातार उसे मार रहा था, उसे ढूंढ लिया गया और उसे बंद कर दिया गया। सियान बट ने पहली बार स्नाइपर राइफल धारण की। उनकी पकड़ सटीक थी। वाह! बीम ने युद्ध के मैदान को पार किया। बूम! जोरदार धमाका हुआ। सब दंग रह गए। स्नाइपर राइफल ने विरोधी स्नाइपर के कॉकपिट को उड़ा दिया। पूरा कॉकपिट एक भी गोली का सामना नहीं कर सका और वह मौके पर ही फट गया। यह एक ऐसा बदलाव था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और वे सभी इस अचानक हुए घटनाक्रम से हैरान थे। येज़िवेन ने कोई चाल नहीं चली, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने कॉकपिट को उड़ा दिया। फक, तुम्हें क्या हुआ? दूसरी तरफ के बदमाश से तुमने अपना सिर कैसे उड़ा लिया? विरोधी टीम के नेता तुरंत भड़क गए। वे गाओ तियानसी को हराने वाले थे, लेकिन किसे पता था कि वे खुद मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर उनकी तरफ का स्नाइपर सेकेंडों में मार दिया जाता तो जब तक दूरी काफी दूर होती, तब तक स्नाइपर को अपने कौशल का प्रदर्शन करने की जगह मिल जाती। यह भी सबसे बड़ा कारण था कि उन्हें येज़िवेन को पकड़ना पड़ा और उसे जाने नहीं दिया। उन्हें पहले उसे मारना था। एक स्नाइपर की उपस्थिति पूरी स्थिति पर एक शक्तिशाली दमन का रूप ले सकती है। अब उनका स्नाइपर सबसे पहले दबा दिया गया था। यह असहनीय था। जल्द ही विरोधी टीम एक के बाद एक येज़िवेन की ओर टूट गई। यह एक स्काउटिंग टाइप मैच था। इसकी चाल बेहद तेज थी। यह अनियमित तरीके से चकमा दे रहा था ताकि येज़िवेन को उसकी छींटाकशी करने से रोक सके। जाहिर है यह एक बहुत ही अनुभवी पायलट था। इस समय ग्रीनबर्ड मॉडल ने अपनी बंदूक उठाए और येज़िवेन पर स्थिर तरीके से निशाना साधा। प्रतिद्वंद्वी बहुत अनुभवी है। उसके फुटवर्क से यह स्पष्ट है कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है। यह एक पेशेवर स्तर है।
अगर मैं होता तो मैं इस तरह के फुटवर्क को अंजाम नहीं दे पाता। वह हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली है। यह इतिहास के जानकारों का भाग्य है। यह अंत होना चाहिए। छात्रों में कोई भी येज़िवेन के बारे में अच्छा नहीं सोचता था। केवल डॉन अपवाद था। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से पारदर्शी कॉकपिट में येज़िवेन के हाथों की हरकतों को गौर से देखा। वाह! एक और विस्मयकारी किरण बह गई। स्काउटिंग प्रकार की मेज जो एक अजीब फुटवर्क के साथ चकमा दे रही थी, तुरंत कॉकपिट में टकरा गई, जिससे यह मध्य हवा में फट गई। यह एक और हेडशॉट था। हर कोई तुरंत हंगामे में था। यह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। वे मूल रूप से मानते थे कि येज़िवेन भाग्यशाली थी कि उसने विरोधी स्नाइपर को मारा, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था। हालांकि उसने यह कैसे किया? कई लोगों ने साफ देखा कि उनके हाथ की गति तेज नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कुछ टैप किए थे, लेकिन वह विरोधी स्काउटिंग टाइप मेज को तुरंत मारने में सक्षम था। यह अतिशयोक्तिपूर्ण था। भविष्यवाणी, यह निश्चित रूप से भविष्यवाणी है। भोर की आंखें अचानक चमक उठीं। उसे विश्वास था कि वह गलत तरीके से नहीं देख सकती थी और उसका निर्णय बिल्कुल सही था। येज़िवेन की गति तेज नहीं थी। दूसरे शब्दों में, जब विरोधी अपने शरीर की तकनीक को समायोजित कर रहा था, तो सेकंड के एक अंश में अपने लक्ष्य को समायोजित करना उसके लिए असंभव था। इसलिए वह केवल अपनी शक्तिशाली भविष्यवाणी क्षमता का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए कर सकता था कि प्रतिद्वंद्वी कहाँ दिखाई देगा और फिर उसे एक शॉट के साथ समाप्त कर सकता है। इसके लिए अपनी खुद की भविष्यवाणी और सहज अंतर्ज्ञान में आश्चर्यजनक आत्मविश्वास की आवश्यकता थी। यह आदमी साधारण नहीं था। इस समय वह और भी निश्चित थी कि यह इतिहास गीक, जिसे कई वर्षों से दूसरों द्वारा बुलाया गया था, वह बेवकूफ़ नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। इसके विपरीत वह काफ़ी कुशल था। दूसरी तरफ एक विशेषज्ञ है। FCK, हमें बरगलाया गया है। इस समय विपरीत पक्ष के शेष 3 लोग अभी भी यह नहीं समझ पाए कि येज़िवेन शायद एक छिपी हुई विशेषज्ञ थी। जो कुछ भी उसने पहले किया था वह केवल उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए था। अब जबकि 3 बनाम 2 हो गया था, उन्हें अब वह फायदा नहीं था जो उन्हें पहले मिला था। हर कोई सावधान रहें। उन्हें आपको पकड़ने न दें। इससे पहले कि विरोधी की दमनकारी मशीन अपना वाक्य पूरा कर पाती, येज़िवेन के शॉट से पहले ही विस्फोट हो चुका था। इस समय किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि येज़िवेन सिर्फ भाग्यशाली थी। बस अपने शानदार स्निपिंग कौशल के साथ, भले ही उसके अन्य ऑपरेशन मानक के अनुरूप न हो, यह उसके लिए पेशेवर स्तर पर रैंक करने के लिए पर्याप्त था। और नंबर 8 हाई स्कूल में, जिन्हें पेशेवर स्तर पर स्थान दिया जा सकता था, वे बहुत कम और बीच के थे। हा, मुझे पता था कि तुम यह कर सकते हो। गाओ तियानसी अचानक उत्तेजित हो गया। यह मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। उसने पहले ही हार मान ली थी, लेकिन येज़िवेन ने अचानक विस्फोट कर दिया था और थोड़े ही समय में 3 मेखाओं को नष्ट कर दिया था। उसके पास येज़िवेन की दबंग शक्ति के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। वह यह जानता था, वह गलत कैसे देख सकता था। उन्हें उस शॉट का विस्मय अभी भी याद है। येज़िवेन का रंग शांत था। उनके चेहरे पर जरा सा भी भाव नहीं दिखा। उसने आने वाली मिसाइलों को चकमा देने के लिए अपना तंत्र संचालित किया। दूसरे पक्ष को अंत में एहसास हुआ कि येज़िवेन का खतरा गाओ तियानसी की तुलना में कहीं अधिक बड़ा था। इसलिए वे पूरी तरह पागल हो गए। वे येज़िवेन के साथ पागलों की तरह व्यवहार करना चाहते थे। हालांकि येज़िवेन अभी भी जल्दी में नहीं थी। उसने सीधे हाथ उठाया और गोली चला दी। प्रतिद्वंद्वी के मुख्य एमटी को मौके पर ही खत्म कर दिया गया था और बाकी का येज़िवेन की स्निपिंग से बच नहीं सका। एक शॉट में एक को मार डालो। येज़िवेन ने इन शौकिया छात्रों के सामने दिखावा किया। एक सच्चा शार्प शूटर क्या था? वह सचमुच अत्याचारी था। बहुत से लोग अवाक रह गए। वे उसे खुली आंखों से ही देख सकते थे। यहाँ तक अगर वह अन्य चीजों में अच्छा नहीं था, तो सिर्फ अपने स्निपिंग कौशल पर भरोसा करके यह दुनिया पर हावी होने के लिए काफी था। जिस तरह से सभी ने येज़िवेन को देखा वह अचानक बदल गया। यहाँ हर कोई एक मेचा उत्साही था। वास्तव में यह कहा जाना चाहिए कि ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो एक मेचा चलाने में रुचि नहीं रखते थे। यह स्तर में असमानता से ज्यादा कुछ नहीं था। इन सामान्य छात्रों के लिए वे अधिक से अधिक शौकिया स्तर पर थे। उनके और पेशेवर स्तर के बीच का फासला जरा सा भी नहीं था। यहाँ अत्याचारी शक्ति परम गारंटी थी। येज़िवेन के प्रदर्शन ने उन्हें पूरी तरह अवाक कर दिया। वे सबसे सच्चे लोग थे। शक्तिशाली लोग स्वाभाविक रूप से उनकी प्रशंसा प्राप्त करेंगे। उन्हें अचानक पता चला कि यह प्रतीत होता है कि असंगत ऐतिहासिक सनक में स्निपिंग में इतनी भयानक ताकत थी। एक शॉट में एक को मार डालो। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी एक शौकिया नहीं था, बल्कि एक उचित पेशेवर स्तर की ताकत थी। इससे ऐसा लगता है कि उनका कटाक्ष कौशल पूर्णता की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। हालांकि कुछ लोगों ने तिरस्कार दिखाया, लेकिन वे येज़िवेन के स्निपिंग कौशल के बारे में कुछ नहीं कह सके। दूसरे शब्दों में, वह अन्य बातों में अच्छा नहीं था। यदि उसे एक वास्तविक गुरु का सामना करना पड़ा, तो वह समाप्त हो जाएगा। हालांकि ज्यादातर लोगों ने नाराजगी जाहिर की।
उन्होंने मेचा का संचालन भी किया था। स्वाभाविक रूप से वे इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि एक शक्तिशाली स्नाइपर कितना भयानक हो सकता है। शायद कुछ कमियां थीं, लेकिन यह निर्विवाद था कि उनकी स्निपिंग स्किल्स बहुत शक्तिशाली थीं। यदि विरोधी उस पर हमला करना चाहता है तो उन्हें पहले उसके करीब जाना होगा और वे उसके करीब आने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। उनके लिए येकशिवेन के लिए कोई खतरा पैदा करना असंभव था। ऐसा लग रहा था कि येकशिवेन की अन्य कमियां बिल्कुल भी कमियां नहीं थीं। खामियों ने चमक को अस्पष्ट नहीं किया। इस समय टाइरेनिकल टाइगर बैटल टीम के सदस्य पूरी तरह से पागल थे। इस तरह का अस्तित्व एक रोलर कोस्टर की सवारी करने जैसा था। साधारण जीत की तुलना में हार मान लेना और भी कठिन था। उन्होंने येकशिवेन को कुछ जटिल भाव से देखा। जिस व्यक्ति के बारे में वे सबसे अधिक निराशावादी थे, उसने अब वास्तव में अपनी युद्ध टीम को बचा लिया था। उन्होंने अपनी युद्ध टीम को वास्तव में पेशेवर स्तर पर प्रवेश करने की अनुमति भी दी थी। पेशेवर स्तर पर प्रवेश करने वाली उनकी स्कूल टीम के बाहर यह पहली युद्ध टीम भी थी। यद्यपि एक 3 सितारा टीम और एक 4 सितारा टीम के बीच अंतर केवल थोड़ा सा था, व्यवहार में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। नंबर 8 हाई स्कूल और मेचा वर्ल्ड में कुछ 3 सितारा युद्ध दल थे, कौन जानता था कि उनमें से कितने थे। लेकिन 4 सितारा युद्ध टीमें पूरी तरह से अलग थीं। नंबर 8 हाई स्कूल में केवल स्कूल मेचा सोसाइटी के पास 4 सितारा युद्ध दल थे। इसके अलावा वे प्रायोजकों और विज्ञापनों के माध्यम से पैसा कमा सकते थे। यह चंचल शौकिया स्तर की टीमों से बिल्कुल अलग था। इसके अलावा जिस टीम को उन्होंने जीता वह एक सच्ची पेशेवर स्तर की युद्ध टीम थी। हालांकि वे हार गए थे, वे अच्छी तरह जानते थे कि उनका प्रतिद्वंद्वी एक सच्चा पेशेवर स्तर का युद्ध दल था। ऐसा नहीं था कि उनके पास केवल पेशेवर स्तर की युद्ध टीम के रूप में गाओ तियानसी थी। इसके बजाय उनके सभी सदस्य पेशेवर स्तर के युद्ध दल के सदस्य थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, वे पूरी तरह से एक भीषण लड़ाई में फंस गए। यदि ये जीवन लड़ाई का रुख नहीं बदल रही होती, तो वे विरोधी से एक भी मौत के बिना हार सकते थे। अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत शर्मनाक होगा। वे इतना चेहरा खोने का जोखिम भी नहीं उठा सकते थे। हालांकि अगर वे 4 सितारा पेशेवर युद्ध टीमों की दुनिया में मजबूती से खड़े रहना चाहते हैं तो यह इतना आसान नहीं होगा। वे शौकिया टीमों के बीच पहले से ही फसल की मलाई थे। हालांकि पेशेवर टीमों के बीच वे सबसे नीचे थे। यह बिल्कुल नई युद्ध टीम थी। इस समय उनके पास येज़िवेन के शामिल होने के प्रति जरा सा भी विरोध नहीं था। इसके विपरीत उन्हें उम्मीद थी कि येकशिवेन उनके साथ आएगी। हाँ, येज़िवेन, इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नहीं होते तो मुझे डर है कि न केवल हम पूरी तरह से समाप्त हो गए होते, बल्कि हम प्रतिद्वंद्वी से 5-0 से भी हार गए होते। यह बहुत शर्मनाक होता। बाहर निकलते ही गाओ तियानसी हंस पड़े पारदर्शी कॉकपिट की। फिर वो येकशिवेन की तरफ भागा जो अभी अभी बाहर निकला था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यह कर सकते हो। इसके बारे में क्या ख्याल है, येज़िवेन हमारी टाइरेनिकल स्काई टाइगर युद्ध टीम में शामिल हों? हालांकि गाओ तियानसी आमतौर पर लापरवाह दिखते थे, लेकिन वे प्लेबॉय नहीं थे जो कुछ भी नहीं जानते थे। इसके विपरीत वह बहुत चतुर व्यक्ति था। वह यह भी बता सकता था कि येकशिवेन की ताकत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि अत्याचारी स्काई टाइगर पेशेवर युद्ध टीमों के बीच मजबूती से खड़ा होना चाहता था तो वह अकेला ही काफी नहीं था। और भले ही अत्याचारी स्काई टाइगर एक पेशेवर युद्ध टीम बन जाए, वे अपने गार्ड को कम नहीं होने देंगे क्योंकि उन्हें किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। मेचा वर्ल्ड में वह उस तरह की विकृत व्यवस्था नहीं थी जो केवल ऊपर जा सकती थी और नीचे नहीं। और अगर उनके पास येज़िवेन की मदद होती तो वे कम से कम औसत पेशेवर युद्ध टीम को हरा सकते थे। यह कहा जा सकता है कि यह बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। हालांकि येकशिवेन के कुछ कहने से पहले ही डॉन भीड़ से निकल चुका था। वह भीड़ के बीच से निकलकर उनके सामने आ गई। हर कोई थोड़ा उत्सुक था कि यह देवी इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक गीक से क्या कहेगी। डॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाओ तियानसी ने भरीकुटी के साथ कहा। डॉन ने गाओ तियानसी को नजरअंदाज किया और सीधे येज़िवेन से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आपका क्या नाम है? हालांकि डॉन को येकशिवेन का उपनाम पता था और वह जानती थी कि स्कूल में एक ऐसा व्यक्ति है, उसे ये नहीं पता था कि येकशिवेन का नाम क्या था। यहाँ तक वहाँ मौजूद कई लोगों को भी नहीं पता था कि येकशिवेन का नाम क्या था। ज्यादातर लोग केवल इतना ही जानते थे कि वह इतिहास के जानकार थे। येज़िवेन ने अपने सामने बैठी लड़की को देखा। उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया और सीधा जवाब दिया। एक लंबी कहानी को छोटा करने के लिए मैं आपको हमारी मेचा सोसाइटी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉन ने येज़िवेन को देखा और कहा। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से येकशिवेन को देखा। डॉन, इसका क्या मतलब है? क्या आप उसका अवैध शिकार करने की योजना बना रहे हैं? गाओ तियानसी तुरंत उछल पड़े। 8वां हाई बहुत बड़ा था, इसलिए इतने कम विशेषज्ञों का होना स्वाभाविक रूप से असंभव था। हालांकि अधिकांश लोग कुछ उपलब्धियों के बाद मेचा सोसाइटी में शामिल होंगे। इसका कारण था बहुत सरल।
ऐसा इसलिए था क्योंकि मेचा सोसाइटी का व्यवहार और स्तर ऊंचा था। यह ठीक था अगर वह येकशिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, लेकिन येकशिवेन वह व्यक्ति था जिसे उसने बड़ी मुश्किल से पाया था। अब डॉन द्वारा उसका शिकार किया जा रहा था। वह तुरंत भड़क गया। उन्हें खुद मेचा सोसाइटी में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यदि नहीं, तो वह अपनी ताकत से मेचा सोसाइटी में एक पूर्ण स्थिति पर कब्जा करने में सक्षम होगा। येजीवेन, आपकी क्या राय है? डॉन ने येकशिवेन को आत्मविश्वास से देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि उनके जैसे मेचा विशेषज्ञों के लिए मेचा सोसाइटी का क्या मतलब है। यह एक उच्च स्तर की दुनिया थी। मैं कोई दिलचस्पी नहीं है। येजीवेन के शब्दों ने तुरंत उसकी अभिव्यक्ति को शांत कर दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे अस्वीकार कर देगा। उसने वास्तव में उसे अस्वीकार कर दिया। येजीवेन, मैं देख रहा हूं कि आपने अभी अभी मेचा का संचालन शुरू किया है, इसलिए मुझे डर है कि आप इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हैं। हमारी मेचा सोसाइटी में एक पूर्ण पेशेवर स्तर की युद्ध टीम और 3 अर्ध पेशेवर स्तर की लड़ाई है। दस्ते, अपनी ताकत और कौशल के साथ, जब तक आप हमारी मेचा सोसाइटी में शामिल होने के इच्छुक हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप 6 महीने के भीतर हमारे पेशेवर युद्ध दस्ते के मुख्य स्नाइपर बन जाएंगे। डॉन ने यह कहने से पहले उसकी लड़खड़ाती सांसों को शांत किया। उसकी विशाल छाती थोड़ी कांपने लगी, जैसे कि यह संकेत दे रही हो कि उसके सामने मालिक शांत नहीं था। येजीवेन की भविष्यवाणी करने की क्षमता कुछ ऐसी थी जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। उनके हाथ की गति अधिक नहीं थी, लेकिन अपनी अद्भुत भविष्यवाणी क्षमता के साथ उन्होंने पूरी लड़ाई टीम को अपने दम पर बहा दिया। हर किसी को पता होना चाहिए कि वो भी पूरी बैटल टीम को इतनी आसानी से नहीं हरा सकती थी जितनी आसानी से येकशिवेन। यहाँ तक ये बैटल टीम भी येकशिवेन के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती थी। ताकत क्या थी? यह ताकत थी। प्रतिभा क्या थी? यह प्रतिभा थी। अपनी प्रतिभा के साथ, जब तक वह आधे साल के प्रशिक्षण से गुजरेगा, उसकी ताकत बिना किसी दबाव के दूसरे स्तर तक बढ़ जाएगी। जब वह समय आएगा तो उनके लिए उनका पेशेवर स्नाइपर बनना बहुत आसान होगा। माफ करें, मैं रुचि नहीं रखता हूं। येजीवेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इस पहलू में कोई दिलचस्पी नहीं है। गाओ तियानसी जोर से हंसा और डॉन से कहा, क्या तुमने देखा? महत्वपूर्ण क्षणों में तुम्हारा भाई अभी भी सबसे अच्छा है। छोटा शरीर, क्या तुमने सुना नहीं कि येजीवेन ने क्या कहा? उसे आपकी मेचा सोसाइटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह हमारे डिसेप्टिकॉन का सदस्य बनना चाहता है। ऐसा लगता था कि शॉर्ट बॉडी शब्द डॉन के उल्टे पैमाने को पूरी तरह से छू गया था। उसके लिए ऊंचाई निश्चित रूप से उसकी कमजोरियों में से एक थी। हालांकि कई लोगों ने महसूस किया कि एक छोटा शरीर उसके लिए उसके बच्चे जैसी उपस्थिति और बड़े स्तनों के लिए अधिक उपयुक्त था। उसने इसे एक बड़े अपमान के रूप में देखा। गाओ तियानसी के शब्दों ने उसे तुरंत क्रोधित कर दिया। गाओ तियानसी, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? उसने येकशिवेन की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा। गाओ तियानसी भी पीछे नहीं हटे। उनकी मेचा पायलटिंग डॉन की तुलना में नहीं हो सकती है, लेकिन प्राचीन मार्शल आर्ट के मामले में वह किसी भी तरह से कमतर नहीं थे। मुझे खेद है तियानसी, मुझे आपके डेसेप्टिकॉन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेचा ऐसी चीज है जिसके साथ मैं कभी कभार खेलता हूं। यदि आप बहुत अधिक खेलते हैं तो रुचि खोना आसान है। येकशिवेन ने उन दोनों को देखा और उन्हें सलाह दी। उनका युद्ध पथ खुद को मजबूत करने का मार्ग था। जब तक वह मजबूत था, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। मेचा पायलटिंग की तुलना में केवल प्राचीन मार्शल आर्ट ही वास्तव में मार्शल आर्ट के अंतहीन भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। इन 4 शब्दों ने सभी को खून की उल्टी कर दी। इस दिन और उम्र में कौन यह कहने की हिम्मत करेगा कि मेच चलाना मनोरंजन का एक रूप था? यह ज्ञात होना चाहिए कि कमजोर शरीर वाले मनुष्य इतने कम समय में राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़ने की ताकत हासिल करने में सक्षम होने का कारण इन मेचों के कारण था। अगर उनके पास ये मेच नहीं होते और उन्हें प्राकृतिक खेती पर निर्भर रहना पड़ता, तो कौन जानता था कि इसमें कितना समय लगेगा। अब पूरा समाज पायलटिंग मेचा की सनक में था। मेचा वर्ल्ड जैसा खेल भी था। हालांकि येजीवेन ने वास्तव में कहा था कि पायलटिंग मेचा रुचि खो रहा था। इससे कई लोगों को खून की उल्टी जैसा महसूस हुआ, और जिस चीज ने उन्हें वास्तव में खून की उल्टी जैसा महसूस कराया वह यह था कि हालांकि येजीवेन दूसरी बार खेल में प्रवेश कर रहा था, कौशल के मामले में उसने उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया था। यह ऐसा था मानो पायलटिंग मेचा एक बहुत ही सरल मामला था, जैसे 1+1 2 के बराबर होता है। ऐसा उदाहरण उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। हालांकि वे एक शब्द भी नहीं कह सकते थे क्योंकि उनकी ताकत येकशिवेन की ताकत के बराबर नहीं थी। वे मजबूत नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से जब वे बोलते थे तो अपनी पीठ भी सीधी नहीं कर सकते थे। केवल मजबूत बनकर और मार्शल आर्ट का अभ्यास करना ही अंतहीन मार्शल आर्ट का एकमात्र तरीका है, येजीवेन ने शांति से कहा। सबकी नज़रों में येजीवेन चश्मा पहने हुए एक पुरानी चीज थी। प्राचीन मार्शल आर्ट सिखाने वाले उन मार्शल आर्ट शिक्षकों ने भी उन्हें उसी तरह सिखाया।
एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे वे समय के माध्यम से यात्रा कर चुके हैं। हालांकि वे नहीं जानते थे, लेकिन जब वही शब्द उन प्राचीन मार्शल आर्ट शिक्षकों द्वारा कहे गए तो वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुए। मेचा की तुलना में, जो किसी को जल्दी से ताकत हासिल करने की अनुमति दे सकता है, प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए आवश्यक समय बहुत लंबा था। इसलिए वे वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करते थे। हालांकि ये ज़िवेन के शब्दों में दृढ़ विश्वास की एक स्वाभाविक भावना थी, जैसे कि उसने जो कहा वह सच था। गाओ तियानसी का चेहरा मुड़ा हुआ था। हालांकि उनके भाई ने कैंपस बैले के निमंत्रण को ठुकरा दिया था, लेकिन उन्होंने भी उन्हें ठुकरा दिया था। इससे ये ज़िवेन को भर्ती करने का उसका लक्ष्य धुएं में उड़ गया। उनके परिवार की पृष्ठभूमि के कारण कुछ पेशेवर स्तर के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना मुश्किल नहीं था। हालांकि वह इस पद्धति का उपयोग नहीं करना चाहता था। उनके लिए यह बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं था। उल्लेख नहीं करने के लिए उन्हें अपने परिवार की पृष्ठभूमि पर निर्भर रहना पड़ा। अगर वह अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भरोसा नहीं करता तो वह नहीं जानता कि वह कब पेशेवर स्तर का मास्टर बन पाएगा। इसके अलावा उसके पास उन प्रसिद्ध पेशेवर स्तर के मास्टर्स को नियुक्त करने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वह केवल अपने सहपाठियों की तरफ ही देख सकता था। ये ज़िवेन जैसा गुरु मिलना दुर्लभ था, लेकिन उन्हें अपने धोखेबाजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि उन्हें पायलटिंग मेचा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस समय वह अंत में समझ गया कि क्यों कोई इस उम्र में केवल 2 बार ही मेचा वर्ल्ड में प्रवेश कर सकता है। पिछली बार उन्होंने उस एक शॉट की भव्यता देखी थी। इस बार उसकी गवाही के तहत उन्होंने अपनी अत्याचारी स्काई टाइगर बैटल टीम को एक सच्ची पेशेवर टीम को हराने में मदद की थी। तो ये ज़िवेन यही सोच रही थी। वह कौन सा युग था? अब भी कोई था जो ऐसे दिल को थाम सकता था। ठीक है, आप सभी को आगे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी के लिए बस इतना ही, ये ज़िवेन ने हल्के से कहा। फिर उसने भीड़ को धक्का दिया और चला गया। गाओ तियानसी ने भोर को घृणा से देखा। उसका मानना कि अगर ये ज़िवेन के साथ अपनी दोस्ती के लिए नहीं, तो वह निश्चित रूप से ये ज़िवेन को अत्याचारी स्काई टाइगर युद्ध टीम का सदस्य बनने के लिए मनाने में सक्षम होगा। डॉन ने केवल अपनी आंखें उस पर घुमाईं और उसे 2 बड़ी गंदी निगाहें दीं। फिर वह घूमी और अनुकार कक्ष से निकल गई। हालांकि ये ज़िवेन उसके अनुरोध से सहमत नहीं था, लेकिन वह किसी और के निमंत्रण के लिए भी सहमत नहीं था। संक्षेप में, यह बहुत बुरा नहीं था। जाते समय उसने ये ज़िवेन की पीठ को देखा और उसकी नन्ही मुट्ठियों को भींच लिया। फिर उसने मन ही मन सोचा, ये ज़िवेन, बस तुम रुको, मैं निश्चित रूप से आपको हमारी मेचा सोसाइटी में शामिल करवाऊंगा। अगर ये ज़िवेन सीधे सहमत होती तो ठीक था, लेकिन उसके इनकार ने उसकी प्रतिस्पर्धी भावना को अचानक से भड़का दिया था। स्वाभाविक रूप से ये ज़िवेन नहीं जानती थी कि उसके पीछे दोनों के मन में क्या चल रहा था। उस समय उसके पास उच्च साधना स्तर नहीं था। उसके लिए केवल एक चीज़ जिस पर वह भरोसा कर सकता था, वह थी उसकी अपनी ताकत। यह सब कुछ का आधार भी था। यह एक विश्वास था जिसे उन्होंने धारण किया और कोई भी इसे हिला नहीं सका। विशेष रूप से जब उन्होंने अपने दाव को सही साबित किया तो वे इस मार्ग पर और भी अधिक दृढ़ थे। ओह, गलत। और उस समय डॉन मेचा सोसाइटी के सभा स्थल पर लौट आया था। यह एक विशाल अनुकार कक्ष था। अकेले इस सिमुलेशन रूम में 100 से अधिक विशाल सिमुलेशन कॉकपिट थे। यह स्पष्ट था कि मेचा समाज कितना समृद्ध था। 8वीं हाई स्कूल में सबसे लोकप्रिय खेल के रूप में मेचा सोसाइटी स्वाभाविक रूप से विभिन्न समाजों की नेता बन गई। इसके अलावा मेचा सोसाइटी को हर साल बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। इसके अलावा जो लोग छोटी उम्र से ही मेचा का संचालन कर सकते थे, वे आमतौर पर छोटी उम्र से ही सीखना शुरू कर देते थे, इसलिए उनके कौशल का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी थी, इसलिए धन दान करने के लिए अक्सर अमीर माता पिता आते थे। इसलिए सुविधाएं सभी बेहतरीन थीं। क्लब के कई सदस्यों ने जब डॉन को वापस आते देखा तो उसके लिए रास्ता बनाया। क्लब के कई पुरुष सदस्यों की नज़र डॉन पर भी थी। मेचा सोसाइटी में कितने लोग ऐसे खूबसूरत फूल के बारे में नहीं जानते होंगे। वह एक जीवित साइन बोर्ड भी थी। यह अज्ञात था कि डॉन के कारण कितने लोग मेचा सोसाइटी में शामिल हुए। यदि नहीं, तो उनमें से कई बाहर अपने संगठन स्थापित कर सकते थे, लेकिन उनकी वजह से वे मेचा सोसाइटी के सदस्य बन गए थे। सिक्सी, क्या बात है? तुम भौहें क्यों चढ़ा रही हो? सामने से एक युवक की आवाज आई। कोई 18-19 साल का युवक था। उसने नीले रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसकी शक्ल बहुत सावधानी से तैयार की गई थी। कुछ नहीं, डॉन ने गंभीरता से कहने से पहले अपना सिर हिलाया। वांग युएटिन, हम एक दूसरे से इतने परिचित नहीं हैं। कृपया मुझे डॉन ली कहें। धन्यवाद। भोर को यह जानने के लिए सिर उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी कि वह व्यक्ति कौन था। वैंग युएटिन उसकी सहपाठी थी और 8वीं हाई स्कूल में एक प्रभावशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। गाओ तियानसी की तरह वह 8वीं हाई स्कूल में एक स्कूल हंक था। हालांकि वह जिस व्यक्ति को पसंद करता था वह डॉन ली था।
वह विशेष रूप से उसके लिए मेचा सोसाइटी में शामिल हुआ था। कई लोगों की नज़र में वह एक सुनहरे जोड़े थे, लेकिन केवल वही जानता था कि क्या चल रहा था। इसके अलावा वह इस व्यक्ति से बहुत नफरत करता था। वह बस उसके साथ मर्यादा नहीं खोना चाहता था। हाँ, जिक्सी, तुम हमेशा बहुत सीधी हो। वैंग यूएटियन की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। इस नज़ारे को कई लोग देख रहे थे तो कुछ ठहाके लगा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बहुत से लोग लगभग अनुमान लगा सकते थे कि डॉन कैसे उत्तर देगा। उन्हें यह अजीब नहीं लगा कि डॉन बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। वांग यूएटियन की शर्मिंदगी केवल एक पल के लिए ही रही और फिर उन्होंने अपनी मुस्कान वापस ले ली। इतनी कम उम्र में ही वह पहले से ही काफ़ी साजिशें कर रहा था। इन लोगों को लंबा, अमीर और सुंदर कहा जा सकता है, लेकिन उनके रहने का वातावरण ज़्यादातर लोगों की तुलना में कहीं अधिक जटिल था। यह कहा जा सकता है कि वे छोटी उम्र से ही षड्यंत्रों के बीच जीवित रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी षड्यंत्र सरल नहीं थी। भोर उससे परेशान नहीं हो सका और सीधे अंदर चला गया। वैंग यूएटियन ने डॉन की पीठ को देखते हुए चौड़ी आंखों से देखा। फिर उसने अपने दिल में शाप दिया, अरे कुतिया, एक दिन होगा जब तुम मेरी जीन्स के नीचे बैठ जाओगी। जब ऐसा होगा तो तुम मौत की भीख मांगोगे। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि हालांकि डॉन ने शायद ही कभी उसकी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल किया हो, लेकिन वह निश्चित रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी। वह उसे इस तरह अपमानित करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता था। जिक्सी, क्या बात है? उसी क्षण डॉन के सामने एक और आकृति प्रकट हुई। यह बर्फ सफ़ेद त्वचा और एक कामुक आकृति वाली एक लंबी लड़की थी। भोर केवल उसके सीने तक पहुंच सकी। डॉन ने ऊपर देखा और 17 या 18 साल की एक लड़की को देखा। उसके सिर पर छोटे बाल थे और वह बहुत उत्साही लग रही थी। वह भी बहुत खूबसूरत थी। हालांकि वह डॉन की तरह सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके छोटे बाल और उग्र चरित्र ने उसे एक अलग तरह का आकर्षण दिया। कई व्यस्त निकायों के मुंह में वह और डॉन को मेचा सोसाइटी की जुड़वां सुंदरियों के रूप में जाना जाता था। मेचा की दुनिया में जिस पर पुरुषों का वर्चस्व था, उनमें से दो जनता की नज़र में विषमता बन गए। इसके अलावा वे दोनों एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत थे, और वह कोई और नहीं बल्कि मेचा सोसाइटी के अध्यक्ष शाओ युकिन थे। वास्तव में शाओ युकिन डॉन से कुछ ही दिन बड़ा था, लेकिन अगर उन दोनों को सड़कों पर चलना था तो लोग निश्चित रूप से सोचेंगे कि शाओ युकिन बड़ी बहन थी, जबकि यह बताना मुश्किल था कि क्या डॉन वयस्क था या नहीं। बहन युकिन, मैंने आज एक विशेषज्ञ को देखा, डॉन ने कहा। विशेषज्ञ? आप किस स्कूल से हैं? शाओ युकिन ने कहा। उसने नहीं सोचा था कि स्कूल में कोई विशेषज्ञ था जिसे वह नहीं जानती थी। उनमें से ज़्यादातर ने मेचा सोसाइटी में प्रवेश किया था, और अगर वे नहीं भी करते थे तो वह अभी भी गाओ तियानसी जैसे पेशेवर रैंक के विशेषज्ञों को जानते हैं। कभी कभी जब मैनपावर की कमी होती थी तो वह उन्हें आकर मदद करने के लिए भी कहती थीं। वह हमारे स्कूल से है, डॉन ने कहा। क्या हमारे स्कूल से? जिक्सी, आप मजाक कर रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता होगा कि हमारे स्कूल में किस तरह के विशेषज्ञ हैं? शाओ युकिन ने अपना हाथ हिलाया और हंसते हुए कहा। उसकी हंसी स्पष्ट थी, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉन ने एक विशेषज्ञ का सामना किया था। भले ही वह एक हाई स्कूल जूनियर था जिसने अभी अभी स्कूल में प्रवेश किया था, वह यह अच्छी तरह जानती थी। उसके खुफिया नेटवर्क से बचना किसी के लिए भी असंभव था। वह वास्तव में हमारे स्कूल से है। क्या आप उस इतिहास विशेषज्ञ को जानते हैं? डॉन ने शाओ युकिन की ओर देखते हुए कहा। इतिहास के जानकार? निश्चित रूप से मैं उसे जानता हूँ। दुनिया वास्तव में चमत्कारों से भरी है। हालांकि आपने जिस विशेषज्ञ का उल्लेख किया है उसका उससे क्या लेना देना है? शाओ युकिन ने कहा। मैं जिस विशेषज्ञ के बारे में बात कर रहा हूँ वह है। डॉन ने सिर हिलाया और निश्चितता के साथ कहा, मैंने अतीत में एक गलती की थी। मैंने उनसे सुपर विशेषज्ञ होने की कभी उम्मीद नहीं की थी। हो सकता है कि उन्होंने केवल कुछ ही बार मेचा चलाया हो, लेकिन उनका निर्णय बहुत अच्छा है। यह बहुत प्रभावशाली है। यह कैसे संभव है? वह कितना अच्छा हो सकता है अगर उसने कुछ बार पायलट नहीं किया है? शाओ युकिन ने कहा। भले ही वह बदमाशों के बीच शक्तिशाली माना जाता है, यह हमारे खिलाफ बेकार है। डॉन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह केवल सामान्य रूप से शक्तिशाली नहीं है। यह केवल नौसिखिए होने की बात नहीं है। उसके स्निपिंग कौशल शानदार हैं। फुज़ौ शहर के माध्यमिक विद्यालयों में मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है जो उसकी बराबरी कर सके। यहाँ तक स्निपर्स के राजा के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति भी कोई अपवाद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? शाओ युकिन ने तुरंत धीरे से कहा। यह अविश्वसनीय था। कोई और होता तो उसे कभी विश्वास नहीं होता। हालांकि डॉन अलग था। वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो बकवास करेगी। यदि वह ऐसी बात कहती तो बदमाश शायद आपकी औसत स्तर की ताकत नहीं थी। हालांकि फुज़ौ शहर के विशेषज्ञों के बीच 8वीं हाई स्कूल की ताकत सबसे मजबूत नहीं थी। यह निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी का मानक था। कई छिपे हुए ड्रैगन और झुके हुए बाघ थे और कई विशेषज्ञ थे।
हालांकि स्निपर्स के बीच ऐसा कोई अस्तित्व नहीं था जो स्निपर्स के महान राजा के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। हालांकि डॉन के युवा चेहरे में दृढ़ संकल्प था। जाहिर है वह मजाक नहीं कर रही थी। उनकी भविष्यवाणी बहुत सटीक है। यह एक स्नाइपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक अन्य तकनीकों की बात है, मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वे उसके स्निपिंग कौशल से बहुत कम हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उनकी सीखने की क्षमता बहुत मजबूत है। यह मेचा वर्ल्ड में उनका केवल दूसरा मौका है और इससे पहले उन्हें यह भी नहीं पता था कि मेचा को कैसे संचालित किया जाता है। फिर भी कुछ ही मिनटों में वह पहले से ही आसानी से एक मेचा संचालित करने में सक्षम है। हालांकि यह पूर्णता की पराकाष्ठा पर नहीं है, यह पहले से ही बहुत प्रभावशाली है, डॉन ने कहा। फिर उसने शाओ यूकिन को बताया कि उसने क्या देखा था। शाओ यूकिन ने यह सुनकर थोड़ा सा अंतर किया, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सबसे खराब गुणवत्ता का एक नया सेल फोन ग्रीन बर्ड मॉडल 1 ने वास्तव में अकेले ही एक पेशेवर खिलाड़ी का सफाया कर दिया था। इतनी ताकत के साथ, भले ही उनकी अन्य क्षमताएं बेकार थीं, उनके पास वास्तव में एक पेशेवर टीम में खड़े होने की योग्यता और क्षमता थी। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद उसे भी विश्वास नहीं होता। हालांकि वह डॉन के फैसले पर विश्वास करती थी क्योंकि डॉन मेचा सोसाइटी में 6 सितारा विशेषज्ञ था। वह पहले से ही एक शीर्ष विशेषज्ञ होने के बहुत करीब थी। उसका फैसला गलत नहीं हो सकता था। इस तरह की सीखने की क्षमता के साथ, थोड़े से प्रशिक्षण के साथ, हमारी मेचा सोसाइटी के पास एक और बेहतरीन विशेषज्ञ होगा, डॉन ने निश्चितता के साथ कहा। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो जल्दी से उसे अपने साथ मिला लें। शाओ यूकिन ये जिवेन को खोजने के लिए दौड़ पड़ा। डॉन ने शाओ यूकिन को वापस खींच लिया और कहा, रुको, यह बेकार है। मैंने उन्हें पहले ही आमंत्रित कर दिया है, लेकिन उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं भी असफल रहा। ऐसा नहीं हो सकता। वास्तव में स्कूल में कोई है जो हमारी महान सुंदरताली के आकर्षण का विरोध कर सकता है और आपको अस्वीकार करने का दिल रखता है। शाओ यूकिन ने आंखें फैलाकर देखा। वह पूरी तरह से अविश्वसनीय लग रही थी। वास्तव में ऐसा ही था। उसे भी एक महान सुंदरता माना जाता था, लेकिन वह हमेशा हड़बड़ी में काम करती थी। वह बहुत सक्षम थी और एक मजबूत महिला की तरह दिखती थी। इसलिए बहुत से लोग उससे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखेंगे, उससे संपर्क करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि डॉन अलग था। वह एक कमजोर और दुबली पतली लड़की की तरह लग रही थी जिसे किसी भी समय अपनी जेब में रखा जा सकता है। इसलिए हालांकि उनका रूप बहुत अलग नहीं था, उनकी लोकप्रियता डॉन से अलग दुनिया में थी। डॉन ने बेबसी से शाओ यूकिन को देखा। वह जानती थी कि उसे फिर से छेड़ा गया था। बहन यूकिन, डॉन मदद नहीं कर सकता था लेकिन नखरे की तरह कुड़कुड़ाता था। ठीक है, उस इतिहास के जानकार को किताबी कीड़ा कहा जाता है, ऐसा लगता है, वास्तव में ऐसा ही है। उसके सामने एक सुंदरता के साथ भी वह बिल्कुल भी लुभाया नहीं जाता है। क्या किताबी कीड़ा है? शाओ यूकिन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। उसके चेहरे पर उपहास का भाव जरा भी कम नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने गपशप का एक बड़ा टुकड़ा देखा हो। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि वह हमारे स्कूल का सदस्य है, हम देर सवेर उसे अपनी मेचा सोसाइटी में खींच सकेंगे। वह इस बात को लेकर आश्वस्त थीं। या तो दूसरा पक्ष युद्ध दल में शामिल नहीं हुआ, या वह निश्चित रूप से उनकी मेचा सोसाइटी में शामिल होगा। गाओ तियानसी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। गाओ तियानसी भी सक्रिय रूप से उसे अत्याचारी स्काई टाइगर युद्ध टीम में खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर इस मामले को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो यह प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी, डॉन ने कहा। मेचा सोसाइटी के उपाध्यक्ष के रूप में स्वाभाविक रूप से उनके पास इस तरह के निर्णय लेने की क्षमता थी। आपने जो कहा वह सच है। मेरे साथ, अध्यक्ष, और आप दो महान सुंदरियां, मुझे विश्वास नहीं होता कि साथी अविचलित रहेगा। शाओ यूकिन को ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही अपनी सुंदरता को बेचने की योजना बना रही थी। हालांकि जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे वे जानते थे कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी। अगर कोई वास्तव में उसके प्रति कोई नापाक विचार रखने की हिम्मत करता है तो उसकी मार्शल आर्ट की साधना केवल दिखावे के लिए नहीं थी। कौन इतना अभिमानी है कि वास्तव में हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है? मुर्गे को मारने के लिए हथौड़े का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि इस मामले को मुझ पर छोड़ना सबसे अच्छा है। अचानक लंबे समय से सुन रहे वांग यूटियन ने आखिरकार आगे बढ़कर खुद की सिफारिश की। उनकी अभिव्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थी। यह पंथ कहाँ से आया? क्या उसने उसे अस्वीकार करने का साहस किया? वांग यूटियन, क्या आप यह कर सकते हैं? शाओ यूकिन ने कहा। यहाँ तक जिक्सी भी विफल हो गया। क्या आप कर सकते हैं? शाओ यूकिन ने वांग यूएटियन पर एक नज़र डालते हुए कहा। वो जानती थी कि वांग यूएटियन क्या योजना बना रहे थे। वह सिर्फ डॉन के सामने दिखावा करना चाहता था। उनके लिए यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक रूप था। यह मेचा सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद था। चिंता मत करो,
मैं निश्चित रूप से उसे वापस लाऊंगा, वांग यूएटियन ने हल्के से कहा। विफलता के लिए? उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? अल्पविराम। ये जिवेन ने डॉन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और सिमुलेशन कक्ष छोड़ दिया। गाओ तियानसी ने तेजी से पीछा किया और टाइटनिकल स्काई टाइगर युद्ध टीम में ये जिवेन को खींचने के लिए उसके साथ ऊपर और नीचे कूद गए। ये जिवेन, अगर आप हमारी अत्याचारी स्काई टाइगर बैटल टीम में शामिल होती हैं तो मैं आज तुरंत अपनी बहन को आपसे मिलवाऊंगी। स्पष्ट रूप से ये जिवेन को अत्याचारी स्काई टाइगर युद्ध टीम में खींचने के लिए गाओ तियानसी के चरित्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। अचानक सामने कदमों की आहट सुनाई दी। तुम वही ये जिवेन हो? क्या तुम वही ये जिवेन हो? वांग यूएटियन ने ये जिवेन को देखा। वह विद्वान और कमजोर दिख रहा था। वह ज्यादा मजबूत भी नहीं दिखे। वह कई साल पहले से ही एक साहित्यकार की तरह दिखता था। अगर वह चश्मा लगाता तो वह और भी एक जैसा दिखता। यह व्यक्ति कैसे विशेषज्ञ हो सकता है जिसका उल्लेख डॉन ने किया है? यह सोचकर कि कैसे डॉन ने बड़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा की थी, वैंग यूएटियन ने अपने दिल में एक अत्यधिक बेचैनी महसूस की। वर्षों से वह डॉन ली को जानता था, उसे छोटे कद की लड़की से कभी कोई प्रशंसा नहीं मिली थी। इस बंदे का क्या अधिकार था? आप कौन हैं? ये जिवेन ने उस पर एक नज़र डाली। लड़के का आभामंडल कमजोर नहीं था लेकिन वह उसे पहचानता नहीं था। वांग यूएटियन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 8वीं हाई स्कूल में कोई ऐसा होगा जो उसे नहीं जानता होगा। इसके अलावा ये जिवेन की अभिव्यक्ति से यह नकली नहीं लग रहा था। यह सबसे ज्यादा दुखदाई बात थी। हालांकि जब उन्होंने इतिहास के बारे में सोचा जिन्होंने पुस्तकालय में अपने दिन बिताए तो उन्हें यह मुश्किल से स्वीकार्य लगा। किताबी कीड़ा का कोई सामाजिक दायरा नहीं था, इसलिए यह सामान्य था कि वह उसे नहीं जानता था। वांग यूएटियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाओ तियानसी ने वांग यूएटियन को देखा और सावधानी से कहा। वांग यूएटियन भी मेचा सोसाइटी के सदस्य थे। हालांकि वे उपाध्यक्ष नहीं थे, लेकिन वे मुख्य सदस्यों में से एक थे। इसके अलावा वह आमतौर पर येकशिवेन के साथ कोई बातचीत नहीं करता था। उसके लिए इस समय विशेष रूप से येकशिवेन के पास आना यह स्पष्ट था कि वह क्या करने वाला था। वांग यूएटियन, 8वीं हाई स्कूल में एक और प्रसिद्ध व्यक्ति। गाओ तियानसी की तरह उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी थी और वे उत्कृष्ट थे। 8वीं हाई स्कूल में भी उनके कई समर्थक थे। हालांकि इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। मैं यहाँ उसे समाज में भर्ती करने के लिए हूँ। वांग यूएटियन ने ये जिवेन को देखा और कहा। उनकी अभिव्यक्ति अहंकारी थी, जैसे कि वे दान कर रहे हों। हमारा मेचा सोसाइटी 8वीं हाई स्कूल में सबसे उत्कृष्ट समाज है, हम उसे हमारे साथ जुड़ने का मौका दे रहे हैं। ये जिवेन अभिव्यक्तिहीन रहा और उसने बेपरवाही से कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। रास्ता बनाओ। क्या तुमने नहीं सुना? एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता है, गाओ तियानसी ने ऊंची आवाज में कहा। जब उसने देखा कि येकशिवेन ने उसे एक बार फिर से अस्वीकार कर दिया है तो स्वाभाविक रूप से उसका दिल बहुत खुश था। वह और वांग यूएटियन हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे थे। वह लंबे समय से वांग यूएटियन के अहंकार को नापसंद करते थे। ये जिवेन, तुम्हें इसके बारे में ध्यान से सोचना होगा। हमारी मेचा सोसाइटी 8वीं हाई स्कूल में शीर्ष क्लबों में से एक है। हम आपको यह अवसर दे रहे हैं क्योंकि हम आपका सम्मान करते हैं। यदि आप हमें अस्वीकार करते हैं तो क्या यह वास्तव में ठीक है? वांग यूएटियन ने गाओ तियानसी को नज़रअंदाज कर दिया और एक उदास अभिव्यक्ति के साथ ये जिवेन को देखा। क्या आपकी मेचा सोसाइटी इतनी महान है कि सभी को इसमें शामिल होना है? गाओ तियानसी ने पूछा। ये जिवेन ने अपना सिर उठाया, वांग यूएटियन को देखा और कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे फिर से कहूं, या आपके कान अच्छे नहीं हैं? जैसे ही उन्होंने बात की वे सीधे वांग यूएटियन और उनके साथ लाए गए 3 छात्रों को पास करते हुए आगे बढ़ गए। वांग यूएटियन का रंग थोड़ा भयावह हो गया था और वह अब अपना संयम बनाए नहीं रख सकता था। वह अपने दिल से नहीं चाहता था कि येकशिवेन शामिल हो। यह सबसे अच्छा होगा यदि वह शामिल न हो, लेकिन उसकी पटकथा में यह होना चाहिए कि ये जिवेन जमीन पर घुटने टेक कर भीख मांगे, और फिर उसने घमंड से ये जिवेन को अस्वीकार कर दिया। हालांकि ये जिवेन स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं खेले और यह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। उसे रोको, मैंने कहा, क्या तुम अभी जा सकते हो? चिल्लाते ही वांग यूएटियन का चेहरा लाल हो गया। जैसे ही उसने आदेश दिया उसके 3 छोटे भाई क्रूर बाघों की तरह ये जिवेन की ओर दौड़ पड़े। वे लंबे समय से इस अहंकारी व्यक्ति से नाराज थे। 8वीं हाई स्कूल में केवल वे ही थे जो अहंकारी हो सकते थे। अगर कोई और उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत करता तो यह मौत को दावत देने से अलग नहीं होता। ये लोग कलम और तलवार दोनों में भी पारंगत थे और इन सभी के पास मार्शल आर्ट का कौशल था। उनमें से सबसे कमजोर भी हाउतन 7वें या 8वें चरण में था। एक पंजा पकड़ लिया और हवा के टूटने की हल्की आवाज हुई। यह अतुलनीय रूप से तेज था और जेन क्यूई हवा में कंपन कर रही थी। इतना बेशर्म मत बनो। ये जिवेन की हथेली तुरंत चाकू के हाथ में सीधी हो गई और बिजली की तरह उसने इन 3 लोगों के पंजों को काट डाला।
मांस से टकराने की 3 आवाजें और उसके बाद 3 लोगों की खून जमा देने वाली चीखें। तीनों लोग चिल्लाए और उनके कंधे पकड़ लिए। उनकी पूरी भुजाओं को ऐसा लगा जैसे वे एक पल में गिरने वाले हैं। उन्होंने येज़ेवेन को डरावनी दृष्टि से देखा, जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। बेवकूफ, येज़ेवेन ने उदासीनता से कहा और आगे बढ़ गई। गाओ तियानसी एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने तेजी से उसका पीछा किया। वह कभी नहीं जानता था कि कुछ वर्षों से उसका यह अच्छा दोस्त वास्तव में इतना शक्तिशाली था, क्योंकि इससे पहले कोई संकेत नहीं थे और मार्शल साइंस के परिणामों पर केवल यह लिखा था कि वह हाउतन 7वें चरण में था। यह औसत से ठीक ऊपर था, बहुत उत्कृष्ट नहीं था, खासकर जब उसके सामाजिक विज्ञान के परिणामों की तुलना में, जो और भी अधिक था। अब ऐसा लगने लगा था कि उसकी छिपी ताकत उससे कहीं अधिक है। वह अभी भी सोच रहा था कि जाकर मदद करूं या नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय 2 शिक्षक पहले ही इस तरफ चले गए थे। एक अपने 40वें या 50 के दशक में थोड़ी परिपक्वता के साथ दिख रहा था और दूसरी अपने 20वां दशा में एक महिला शिक्षिका थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी स्कूल में आई है। उसकी बर्फ सफ़ेद टी शर्ट से उसके मोटे स्तन उभरे हुए थे और उसके पतले पैर उसकी जीन्स के विपरीत और भी सीधे और पतले लग रहे थे। वे स्कूल में क्यों लड़ रहे हैं? शिक्षिका ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा। इसके अलावा इतने सारे लोग एक व्यक्ति को धमका रहे हैं, यह बहुत अधर्म है। स्कूल उन्हें मार्शल आर्ट सिखाता है, न कि उन्हें अपने सहपाठियों से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल करने देना चाहिए। वास्तव में, क्योंकि इस युग में हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था, लोगों को घायल करना और घायल करना आसान था, इसलिए नियंत्रण और भी सख्त था। अरे टीचर्स, युवा गर्म खून वाले होते हैं, यह अपरिहार्य है कि झगड़े होंगे, क्या यह बहुत सामान्य बात नहीं है? अधेड़ उम्र के शिक्षक बहुत शांत थे, जैसे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। आप अभी एक प्रशिक्षु के रूप में स्कूल में शामिल हुए हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं, अब ध्यान से देखें। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये लोग बहुत घमंडी हैं। ज़ू के लाल होंठ थोड़े खुले और बोले। इस समय उसने यह भी देखा कि स्कूल के शिक्षण निदेशक रेन की आंग अधिक लोगों के पक्ष में पक्षपाती थे और उसका दिल गुस्से से भर गया था। अच्छा, वांग यूएटियन इतने गुस्से में थे कि वह बार बार चिल्लाए। यहाँ हलचल के कारण अधिक से अधिक लोग उसके चारों ओर जमा हो गए, जिससे उसे लगा कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है और वह अधिक से अधिक शर्मिंदा महसूस कर रहा है। मैंने कहा, तुम नहीं जा सकते। वांग यूटियन गुस्से में था, मूल रूप से येज़ेवेन को मेचा सोसाइटी में शामिल होने से रोकने के लिए एक रास्ता खोजने की योजना बना रहा था, लेकिन अब उसने पहले ही इसे अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया था और उसकी आंखों में केवल गुस्सा ही बचा था। उसने सीधे येज़ेवेन के सिर पर अपनी उंगली उठाई और अपने गुस्से में उसने किसी और चीज की परवाह नहीं की और सीधे एक घातक चाल चली। जियानेटियन जेन क्यूई ने अचानक गोली चलाई, जिससे हवा में एक हिंसक कंपन हुआ। वांग यूएटियन, तुम नीच हो। गाओ तियानसी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की और एक शक्तिशाली जियानेटियन जेन क्यूई ने आसपास की हवा को हिंसक रूप से उतार चढ़ाव का कारण बना दिया। येज़ेवेन, सावधान रहें, यही वान परिवार का गुप्त कौशल है, रूई फिंगर। उसके हमला करने की प्रतीक्षा न करते हुए येज़ेवेन ने सीधे अपना सिर घुमाया और अपने हाथ से काट दिया, तुरंत वांग यूएटियन की रूई फिंगर को तोड़ दिया, जिससे यह एक मजाक जैसा लग रहा था। मैंने कहा, इतना बेशर्म मत बनो, क्योंकि तुम खुद को अपमानित करना चाहते हो, तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। तू जीवेन ने ठंडी सूंघी और बिजली की तरह उसकी आकृति घूम गई और उसकी गति बहुत तेज थी और उसकी हथेली ने वांग यूएटियन के चेहरे को ढंक दिया। एक जोर से थप्पड़ की आवाज आई और वांग यूएटियन को मौके पर उड़ते हुए भेजा गया और मुंह से खून निकल आया। अपने शरीर की रक्षा के लिए जिस जियांटियन जेन क्यूई का इस्तेमाल किया था, उसे तुरंत येज़ेवेन ने तोड़ दिया और इसका जरा सा भी असर नहीं हुआ। मौके पर ठंडी हवा अंदर खींचे जाने की आवाज आ रही थी और हर कोई सोच रहा था कि उन्होंने क्या देखा। वांग यूएटियन स्कूल में एक प्रसिद्ध जियानेटियन मास्टर थे, लेकिन उन्हें वास्तव में एक ही थप्पड़ के साथ उड़ते हुए भेजा गया था। कहने की जरूरत नहीं है, वांग यूएटियन की ताकत स्वाभाविक रूप से 8वीं हाई स्कूल में शीर्ष कुछ में थी और यहाँ तक कई शिक्षक भी जरूरी नहीं कि उसके मैच के थे। एक हाई स्कूल शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकता हाउतन 9वीं परत या यहाँ तक जियानेटियन दायरे के एक मास्टर होने की थी, और वांग यूएटियन की ताकत पहले ही सामान्य शिक्षकों से आगे निकल गई थी, लेकिन उन्हें अभी भी एक द्वारा उड़ान भरकर भेजा गया था। येज़ेवेन का एक थप्पड़। क्या वे सपने देख रहे थे? सभी को शक था कि उन्होंने गलत देखा होगा और उन्होंने गलत देखा होगा। नहीं तो ऐसी अवैज्ञानिक और अतार्किक बात कैसे हो सकती थी? लेकिन उन्होंने कितनी भी पलकें झपकाने की कोशिश की, उन्होंने पाया कि उनके सामने का दृश्य नहीं बदला था। ज़ू की आंखें अचानक चमक उठीं, इतना तेज और भयंकर तरीका, बस एक साधारण हाथ का टुकड़ा और रूई फिंगर सफाई से टूट गई। यह मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन इसके लिए एक ऐसी ताकत की आवश्यकता थी जो पूरी तरह से वांग यूएटियन से ऊपर हो, अन्यथा यह बिल्कुल असंभव था।
वांग यूएटियन की ताकत निस्संदेह जियानेटियन की पहली परत या यहाँ तक जियानेटियन की दूसरी परत तक पहुंच गई थी, लेकिन वह अभी भी उस बिंदु तक दबा हुआ था जहां उसके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। इस छात्रा ने उन्हें एक बड़ा सरप्राइज दिया था। इस उम्र में जियानेटियन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए उनमें से लगभग सभी अमीर, शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले थे। उन्होंने बचपन से ही हर तरह का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उन्हें जो संसाधन मिले थे वे आम लोगों की कल्पना से भी परे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि यह छात्र भी ऐसा ही था? लेकिन धुली हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहने उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बहुत अमीर है। बेवकूफ, ये जीवेन ने वांग यूएटियन की तरफ देखा जो जमीन पर पड़ा हुआ था और इतना आलसी था कि उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। यद्यपि विरोधी पक्ष ने कहा था कि वह किसी को आमंत्रित करने आया है, लेकिन किसी को आमंत्रित करते समय यह रवैया नहीं होना चाहिए। जाहिर है, इस आदमी का उसे मेचा सोसाइटी में प्रवेश करने देने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है? दिन के उजाले में आपने एक साथी छात्र को घायल कर दिया। क्या आपके पास अभी भी थोड़ा सा अनुशासन और नियम है? पैर एक शिवेन की तरफ घूम गया। क्योंकि इस व्यक्ति की गति बहुत तेज थी, कोई भी स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं था। उन्होंने केवल यह देखा कि पैर बिजली की तरह तेज एक शिवेन की ओर पहले ही घूम चुका था। टकराना। इस महत्वपूर्ण क्षण में येजिवेन ने इस अप्रतिरोध्य किक को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। मांस से टकराने की एक दबी हुई आवाज गूंजी और वह अजेय लगने वाली किक को आसानी से येजिवेन ने रोक लिया। इस समय अंत में सभी ने देखा कि जिस व्यक्ति ने अभी हमला किया था वह शिक्षण निदेशक था। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने वास्तव में एक छात्र पर हमला किया। शिक्षक, आप एक छात्र पर कैसे हमला कर सकते हैं? जू यू ने कहा। शिक्षण निदेशक का रंग और भी भद्दा हो गया। एक छात्र पर हमला करने की तुलना में वह वास्तव में इस छात्र को गिरा भी नहीं सकता था। मैंने स्कूल के अनुशासन और नियमों को बनाए रखने के लिए हमला किया। यह अपमानजनक है। वास्तव में स्कूल में लड़ने की हिम्मत है। तुम सब मेरे साथ वापस जाओ और तुम्हें दंडित किया जाएगा। शिक्षण निदेशक का चेहरा तुरंत बदल गया और गंभीर नज़र से कहा, धिक्कार है, बहुत बेशर्म। यह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से वांग यूटियन के साथ एहसान करने की कोशिश कर रहा है। कहने की जरूरत नहीं है, यह आदमी, इस तरह का नैतिक चरित्र वास्तव में शिक्षण निदेशक होने के योग्य है। ऊपर के लोग अंधे होने चाहिए। दूरी में कुछ छात्रों ने बेशर्मी से चर्चा की। यह शिक्षण निदेशक आमतौर पर छात्रों के बीच इतना लोकप्रिय नहीं था। क्या देख रहे हो? देखते ही रहोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा और तुम्हें एक बड़ा अवगुण दूंगा। शिक्षण निदेशक को अचानक लगा कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है और वह अपना चेहरा नहीं रख सका। छात्र वांग यूटियन, क्या तुम ठीक हो? शिक्षण निदेशक जल्दी से नीचे झुक गया और अपने चेहरे पर कुछ चापलूसी भरे भाव के साथ कहा, तुम मुझे देखते हो? क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूं? उसे मार डालो। मैं उसे मारना चाहता हूं। वांग यूटियन गुस्से से दहाड़े। उसका आधा चेहरा पूरी तरह से सूज गया था और उसे ये शिवेन ने पीटा था। मुझे मार डालो, आप पर भरोसा। ये जिवेन की अभिव्यक्ति थोड़ी संकुचित हो गई। उसने अपनी हथेली घुमाई और एक गुप्त आकर्षण शून्य में काम गया और सीधे वांग यूटियन के शरीर में गिर गया। शिक्षण निदेशक अचानक क्रोधित हो गए और कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम वास्तव में इतने छोटे हो, लेकिन तुम्हारा दिल इतना शातिर है। मेरे सामने तुम अभी भी इतने अत्याचारी और शातिर होने की हिम्मत करते हो। अपने माता पिता को बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि किस तरह के व्यक्ति ने तुम्हारे जैसे छोटे कमीने को जन्म दिया। बूढ़े कमीने, तुमने क्या कहा? ये जिवेन की आंखें चमक उठीं। उनके लिए उनके दिल में सबसे अछूत जगह स्वाभाविक रूप से उनके माता पिता थे और इस शिक्षण निदेशक ने बार बार उनकी निचली रेखा को चुनौती दी थी। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीचर को धमकाने की? मुझे लगता है कि तुम अब स्कूल नहीं जाना चाहती हो। डीन गुस्से में था और गुस्से से बोला। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसने देखा कि उसकी ओर एक बड़ा फुटकिक सीधे उसके चेहरे पर आ रही है। टकराना। उसके सिर को ये जिवेन ने जमीन पर पटक दिया था और उसने दृढ़ता से उस पर पैर रख दिया। मुझे तुम्हें मारने मत दो, ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। वह वास्तविक शरीर नहीं था और उसके पास वास्तविक शरीर की अत्याचारी शक्ति नहीं थी। पृथ्वी पर कई विशेषज्ञ थे। उन्होंने लो प्रोफाइल रखने के सिद्धांत का भी पालन किया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह किसी को भी अपने माता पिता का अपमान करने की अनुमति देगा। डीन का रंग भद्दा हो गया। वह एक ही समय में हैरान और गुस्से में था। वह महसूस कर सकता था कि एक शिवेन की जानलेवा आभा लगभग साकार हो गई थी। उन्होंने कभी भी एक सामान्य छात्र के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा था, लेकिन अब वास्तव में उनके प्रति इतना अहंकारी होने का साहस किया। यह केवल उनकी निचली रेखा को चुनौती दे रहा था। प्रलय को हजारों साल हो गए थे। ग्रेट हार्मनी की पौराणिक दुनिया अभी उतरनी बाकी थी। इसके विपरीत, अभ्यास करने की क्षमता के कारण सभी को अलग अलग साधना संसाधन आवंटित किए गए थे। इसलिए पदानुक्रम सख्त हो गया था। यद्यपि सही तौर पर ऐसा लगता था कि सरकार लोगों द्वारा चुनी गई थी, लेकिन वास्तव में यह प्रमुख ताकतों द्वारा नियंत्रित थी।
एक साधारण आम आदमी और वांग यूएटियन जैसे एक नए अभिजात वर्ग के बीच की खाई को आसानी से गिना नहीं जा सकता था। भले ही ये येज़िवेन और गाओ तियानसी थे, अगर गाओ तियानसी ने येज़िवेन के भले के अद्भुत हमले को नहीं देखा होता तो शायद इस जीवन में उनकी कोई बातचीत नहीं होती। तुम्हें निष्कासित कर दिया गया है, तुम्हें निश्चित रूप से निष्कासित कर दिया जाएगा। डीन गुस्से और सदमे में दहाड़ा। वह संघर्ष करना चाहता था लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसने पाया कि वह किसी बल द्वारा दबा हुआ लग रहा था और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर पर दबाव हल्का हो गया है। वह उठने ही वाला था कि उसने देखा कि एक शिवेन का जूता फिर से अपने ऊपर आ रहा है। टकराना। उसका सिर ग्रेनाइट पर जोर से गिरा, सीधे ग्रेनाइट को मकड़ी के जाले जैसी दरार में तोड़ दिया। खून अचानक फूट पड़ा, जिससे उसका पूरा सिर लगातार खून बहने वाली गेंद जैसा लग रहा था। आसपास के लोग दंग रह गए। येज़िवेन वास्तव में बहुत अत्याचारी थी। हालांकि ये लोग साहित्य और मार्शल आर्ट दोनों में पारंगत थे और बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करते आ रहे थे, वे ऐसे फूल भी थे जो एक ग्रीन हाउस में पले बड़े थे। इसके अलावा वे सभी भविष्य की कलियां थीं, इसलिए उन्होंने कभी भी वास्तव में क्रूर कुछ भी नहीं देखा था। यह दृश्य उन्हें झकझोरने के लिए काफी था। क्या यह अभी भी बेवकूफ था जिसे वे जानते थे, जो केवल पुस्तकालय में किताबें पढ़ना जानता था? क्या यह इतिहास गीक था? गाओ तियानसी ने भी येज़िवेन को हैरानी से देखा। वह डीन था, आह! चूंकि वह डीन बनने में सक्षम थे, स्वाभाविक रूप से यह चापलूसी जितना आसान नहीं था। उनकी खुद की साधना का भी इन छात्रों पर अत्यधिक लाभ था। अन्यथा वह इन छात्रों को कैसे दबा सकता था जो साहित्य और मार्शल आर्ट दोनों में पारंगत थे? इन छात्रों में से प्रत्येक के पास मार्शल आर्ट थी और वे किसी भी चीज से डरते नहीं थे। पर्याप्त शक्ति के बिना उन्हें दबाना असंभव था। स्कूल में कुछ शक्तिशाली हस्तियां थीं, लेकिन अंत में कुछ ही कदमों में येज़िवेन ने उनके सिर कुचल दिए। अंत में येज़िवेन कितनी ताकत छुपा रही थी। अगर आज की बात नहीं होती तो शायद उसे कभी पता नहीं चलता कि उसका अच्छा दोस्त असल में इतना ताकतवर है। वांग यूएटियन भी येज़िवेन को सदमे और गुस्से से देख रहा था। इस समय वह समझ गया था कि येज़िवेन ने कुछ समय पहले ही उसके साथ लापरवाही से पेश आया था और उसने किसी भी घातक चाल का इस्तेमाल नहीं किया था। ये शिवेन उसे बस सबक सिखाना चाहती थी, बस इतना ही। लेकिन शिक्षण निदेशक से निपटने के लिए यह आदमी वास्तव में गुस्से में था और उसने एक घातक चाल का इस्तेमाल किया था। यहां तक जियाटियन के 8वें चरण के डीन को भी मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा गया था। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। आखिर यह आदमी कितना मजबूत था? नहीं, इस खतरनाक व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा वह चैन से सो और खा नहीं पाएगा। उन्होंने हाई स्कूल के किसी छात्र के बारे में कभी नहीं सुना था जो इस हद तक अभ्यास करने में सक्षम हो। भले ही उसे अपने परिवार की शक्ति का उपयोग करना पड़े, लेकिन वह इस आदमी को जीवित नहीं रहने दे सकता था। दूसरी तरफ ज़ुयू इस दृश्य को देखने के लिए सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके दिल में वह बेहद खुश थी। हालांकि वह लंबे समय से यहाँ नहीं थी, लेकिन वह इस डीन को अच्छे लोगों को धमकाते और बुराई से डरते हुए नहीं देख सकती थी। धनी और शक्तिशाली छात्रों के सामने तो वह झुक जाता और छींटाकशी करता, लेकिन उन साधारण छात्रों के सामने उसका आक्रामक रवैया होता। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद इस छात्र के लिए शायद 8वीं हाई स्कूल में रहना कठिन होगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता। यह छात्र इतना अच्छा अंकुर है, अगर उसे बाहर निकाल दिया गया तो यह बहुत ही अफसोस की बात होगी। लेकिन अब इस डीन को इतने सारे छात्रों के सामने येज़िवेन द्वारा अपमानित किया गया था और भविष्य में यह कहा जा सकता है कि एक शिक्षक के रूप में उसकी गरिमा को धराशायी कर दिया गया था, और भविष्य में यह बहुत मुश्किल होगा अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए, तो वह इस मामले को कैसे जाने दे सकता था? येज़िवेन ने अपनी जेब में हाथ डाला और सिर्फ एक लात से उसने डीन के सभी प्रतिरोधों को पूरी तरह से दबा दिया। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, जैसे वह एक मरे हुए कुत्ते को देख रहा हो। उसे कम ही पता था कि अपने जीवन में वह नहीं जानता था कि उसने कितने लोगों को मारा था, और इस तरह का छोटा सा दृश्य उसे विचलित नहीं कर सकता था। अगर यह डीन अपने माता पिता को अपमानित नहीं करता तो वह इतने छोटे चरित्र को भी नहीं देखता। आप इतने लंबे समय तक जीवित रहे हैं, क्या आपके माता पिता ने आपको ऐसा व्यवहार करना सिखाया है? येज़िवेन ने जमकर नीचे कदम रखा। आदर, क्या आप जानते हैं कि सम्मान क्या होता है? मुझे परवाह नहीं है अगर आप उसके बदबूदार पैरों की चापलूसी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ एक नरम खुरमा की तरह व्यवहार न करें। मुझे परवाह नहीं है कि मैं स्कूल जाता हूं या नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं तो मेरे पास हजारों तरीके हैं। अगर समझ में आए तो यहाँ से चले जाओ। अगर दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत हो तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। टकराना। ज़ुयू ने डीन के पेट पर लात मारी और उसका पूरा शरीर उड़ गया और भारी भरकम जमीन पर गिर गया, पेट से लिपट गया और दर्द से कराह उठा। शिक्षण प्रमुख की दर्दनाक कराहों के अलावा हर कोई चुप था। यहां तक वांग यूएटियन के मातहतों ने भी आवाज लगाने की हिम्मत नहीं की। वे इस पैशाचिक को ठेस पहुंचाने से डरते थे। वह बस एक संकी था।
यदि वह शिक्षण प्रमुख जैसे व्यक्ति को आसानी से प्रताड़ित कर सकता है तो वह विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच भी कमजोर नहीं होगा। लेकिन किसी को नहीं लगा कि यह बहुत खूनी है। आमतौर पर ऐसे बहुत से लोग थे जो इस डीन को नापसंद करते थे और किसी को भी नहीं लगा कि वह सहानुभूति के योग्य हैं। आखिरकार अमीर और शक्तिशाली वर्ग की तुलना में नंबर 8 हाई स्कूल में अधिकांश लोग सामान्य थे। आमतौर पर ये डीन उन्हें सबक सिखाने के लिए कई बहाने खोजते थे। यह बहुत अच्छा है, अंत में कोई बोला, लेकिन यह एक ऐसा वाक्य था। शाबाश, वह बूढ़ा हमेशा अपनी वरिष्ठता के कारण हमारे सामने सभी उच्च और शक्तिशाली व्यवहार करता है, लेकिन उन अमीर और शक्तिशाली बच्चों के सामने वह पग की तरह आज्ञाकारी है। क्या मजाक है। हाँ, कोई इसे इस तरह एक अच्छा सबक सिखाए। लेकिन यह ऐतिहासिक गीक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा तो मुझे डर है कि अगर आप मुझे मार डालेंगे तो भी मुझे विश्वास नहीं होगा। छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ किसे कहते हैं जो अपना चेहरा नहीं दिखाते? उसे ऋषि क्या कहते हैं? अब मैं समझ गया। बहुत से छात्रों में डीन के साथ सहानुभूति रखने वाले बहुत से नहीं थे, लेकिन वे इस ऐतिहासिक गीक के बारे में चर्चा कर रहे थे जो पहले से ही नंबर 2 में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, 8 हाई स्कूल। लेकिन नियति में था कि वह अब अपरंपरागत चीजों को करने के लिए प्रसिद्ध नहीं होगा। ये ज़िवेन डीन, वांग यूएटियन और अन्य लोगों को देखने के लिए बहुत आलसी थे। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और धीरे धीरे चले गए। वाह, ये ज़िवेन, तुम कितनी ताकत छुपा रही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पायलटिंग कौशल इतने मजबूत हैं। गाओ तियानसी ने तुरंत पीछा किया और कहा। वह बिना सोचे समझे नहीं बोल रहा था, क्योंकि एक मेका को चलाने के लिए अद्भुत सजगता और शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, और साधना जितनी अधिक होती है, मेचा को चलाना उतना ही आसान होता है। हालांकि शीर्ष पायलटों की तुलना शीर्ष योद्धाओं से नहीं की जा सकती थी, लेकिन वे कम से कम प्रथम श्रेणी के योद्धा थे और उनकी ताकत बेहद अत्याचारी थी। अब मुझे और भी यकीन हो गया है। मैं अपनी बहन को आपसे मिलवाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... आपकी नैतिक अखंडता। ये ज़िवेन प्रसिद्ध हो गए। ये ज़िवेन प्रसिद्ध हो गए और यह खबर 8वीं हाई स्कूल परिसर में बिजली की गति से फैल गई। ये लड़के और लड़कियां जो अभी हाई स्कूल में थे अभी भी युवा और गर्म खून वाले थे। उन्हें सत्ता से सबसे ज्यादा नफरत थी। सत्ता के सामने वे भले ही कुछ न कर पाएं, लेकिन अगर कोई ऐसा करता तो वे ताली बजाकर ताली बजाते। इस मानसिकता के तहत ये ज़िवेन की प्रसिद्धि उसकी कल्पना से भी तेज थी। लगभग रातों रात हर कोई जानता था कि 8वें हाई स्कूल में ऐसा ऐतिहासिक अजीबोगरीब मामला था। उसकी ताकत अत्याचारी थी, यहाँ तक शिक्षा प्रमुख भी उससे हार गया था। अपने सामान्य शैक्षणिक परिणामों के साथ युग्मित उनके लिए एक प्रमुख विश्वविद्यालय में प्रवेश करना कठिन नहीं था। जहाँ कई लोगों ने उनकी प्रशंसा की, वहीं कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि यह अफसोस की बात है। यह नया सितारा जो अभी उभरा था जाहिर तौर पर कम से कम समय में गिरने वाला था। कई लोगों की नज़र में उन्होंने न केवल शिक्षण के प्रमुख को नाराज किया, बल्कि उन्होंने वांग यूटियन को भी नाराज किया। शिक्षण के प्रमुख सबके सामने गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वांग यूटियन की हालत भी बहुत बेहतर नहीं थी। उन्हें सबके सामने थप्पड़ मारा गया। बड़े फूजौ शहर में वांग यूटियन के वांग परिवार को सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति उनका मुकाबला कैसे कर सकता है? हालांकि बहुत से लोग ये ज़िवेन की पृष्ठभूमि को नहीं जानते थे। कई लोगों की नज़र में यह सिर्फ एक साधारण पृष्ठभूमि थी। वांग परिवार का अपमान करना भयानक था। इतना ही नहीं, वह 8वीं हाई स्कूल में जीवित नहीं रह पाएगा। वह भविष्य में बड़े फूजौ शहर में भी जीवित नहीं रह पाएगा। यह अमीर और शक्तिशाली की शक्ति थी। हजारों वर्षों के बाद यह शक्ति और भी छिपी हुई थी, लेकिन मार्शल आर्ट की खेती के साथ यह और अधिक शक्तिशाली हो गई। शायद उसी समय उसका वध कर दिया जाएगा। बहुत से लोगों को ये ज़िवेन पर दया आ गई। हालांकि और भी लोग इस मामले को ऐसे देख रहे थे जैसे वे कोई गपशप देख रहे हों। लेकिन फिर भी वह इतिहास में सबसे तेज 8वीं हाई स्कूल का छात्र बन गया और उसने ऐसा किया। जल्द ही सभी तरह की अफवाहें फैल गईं, जैसे कि स्कूल की बैठक में शिक्षण प्रमुख की गर्जना। निष्कासित करें, उसे निष्कासित किया जाना चाहिए। ऐसा छात्र कानून विहीन, अपमानजनक है। हमारे 8वें हाई स्कूल में वह सिर्फ एक काली भेड़ है। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि बैठक के दौरान शिक्षण प्रमुख ने मेज पटक दी और चिल्लाया, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, वह नहीं है। कई लोगों की राय में ये ज़िवेन निश्चित रूप से इस बार मरने वाली थी। यह अजीब होगा अगर वह शिक्षण निदेशक और वांग परिवार के संयुक्त प्रयासों के सामने जीवित रह सके। इन अफवाहों के सामने ये ज़िवेन अभी भी कक्षा और पुस्तकालय के बीच आगे पीछे घूमता रहता था। ये अफवाहें उसके मूड को प्रभावित नहीं कर सकती थीं। वह आह भर नहीं सकता था। अब जबकि पुस्तकालय केंद्रीय पुस्तकालय से जुड़ा हुआ था, लगभग सभी प्रकार की पुस्तकें मिल सकती थीं, जब तक कि वे प्रतिबंधित पुस्तकें नहीं थीं। कुछ मार्शल आर्ट साधना गुप्त पुस्तकें, साधना अनुभव आदि भी थीं, लेकिन उनमें से कई को पढ़ने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता थी।
पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में डूबे हुए बिताया था, इसलिए उन्होंने बाहर की अफवाहों की परवाह नहीं की। जहां तक वांग कबीले की बात है जो उसके साथ परेशानी में पड़ना चाहता है, तो बेहतर होगा कि वह पहले अपना ख्याल रखे। जिस तरह हर जगह अफवाहें और अपशब्द फैल रहे थे, किसी ने यह नहीं देखा कि वांग यूएटिन, जिसे शहर की बात माना जाता था, कई दिनों तक कैंपस में नहीं आया था। ज्यादातर लोगों ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। उनके लिए कारण बहुत आसान था। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक शिवेन ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा था, इसलिए उनके पास इस समय कैंपस में आने के लिए चेहरा नहीं था। कुछ समय के बाद वे स्वाभाविक रूप से कक्षा में आएंगे। हालांकि कोई नहीं जानता था कि इस समय वांग परिवार एक गड़बड़ में था, क्योंकि वांग परिवार की चौथी पीढ़ी के सबसे पसंदीदा वांग यूएटियन लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े थे, बिना हिलने डुलने की क्षमता के। वांग परिवार की हवेली के अंदर समय समय पर विला की दूसरी मंजिल से शोकाकुल रोने की आवाज आती थी, और पहली मंजिल पर बहुत से लोग पहले से ही यहाँ एकत्र हुए थे। यह कहा जा सकता है कि वांग परिवार की वास्तविक शक्ति के आंकड़े सभी यहाँ एकत्र हुए थे। बीच में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा बैठा था, लेकिन वह अभी भी जोश में था। साधारण कपड़े पहने हुए, मुख्य आसन पर सीधा बैठा हुआ था। उसके चारों ओर एक प्रकार की राजसी आभा थी। क्या चल रहा है? यह कैसे हो सकता है? त्यानेर, ऐसा कैसे हो सकता है? बूढ़े ने अपनी आंखों में एक भयानक नजर के साथ ठंडेपन से कहा। वह वांग परिवार के वर्तमान प्रमुख थे, और वांग परिवार के रहस्यमय पूर्वज के अलावा वे सत्ता में व्यक्ति वांग होंगवेई भी थे, जिनका पूरे गणराज्य में बहुत बड़ा प्रभाव था। यह हम भी नहीं जानते। उसके सामने दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुष नुकसान में थे। उनमें से एक ने सेना की वर्दी पहन रखी थी, जबकि दूसरे ने सूट पहन रखा था। वे उच्च दर्जे के प्रतीत होते थे और उनकी एक प्रतिष्ठा थी जो सामान्य लोगों के पास नहीं थी, लेकिन इस समय वे एक गड़बड़ी में थे। ये दो लोग उनके दो बेटे वांग हाओकांग थे। वांग हाओचांग लंबे समय से एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जो जनरल के रैंक में प्रवेश कर रहे थे, और दूसरा वर्तमान में फूजो शहर का सर्वोच्च रैंकिंग वाला डिप्टी मेयर था, और यह संभव था कि वह अगले कार्यकाल में मेयर का पद संभालेंगे। पूरे परिवार को उच्च स्थिति और शक्ति का कहा जा सकता है। और वांग यूएटियन वर्तमान डिप्टी मेयर वांग हाओचांग के बेटे थे। हालांकि वह सबसे बड़ा बेटा नहीं था, और न ही वह इकलौता बेटा था, क्योंकि उसके पास बुढ़ापे में एक बेटा था। उसे वांग यूएटियन को बहुत खराब करने के लिए कहा जा सकता था, और आमतौर पर वह उसे जो चाहता था दे देता था। उन्हें ऐसी अवांछनीय आपदा का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने किसी को नाराज किया होगा, वांग होंगवेई ने ठंडे स्वर में कहा। वह सैकड़ों वर्षों से जीवित था, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे उसने नहीं देखा था। वह बूढ़ा और चतुर था, और वह थोड़ा सोचकर ही बहुत कुछ सोच सकता था। धिक्कार है, अगर मुझे पता चला कि यह किसने किया है, तो मैं निश्चित रूप से उसकी हड्डियों को कुचल दूंगा और उसकी राख बिखेर दूंगा, वांग हाओचांग ने गुस्से में कहा। उच्च स्तर के व्यक्ति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से एक कोमल हृदय व्यक्ति नहीं हो सकता था। वांग यूएटियन स्कूल में इतना अहंकारी था, और यहाँ तक कि जिवेन को लापरवाही से मारने की हिम्मत भी करता था। इसका कारण ज्यादातर उसके पिता का लाड़ प्यार था। पहले वह अपने द्वारा किए गए कई अपराधों को दबाने के लिए भी जिम्मेदार था। अचानक कदमों की आहट आई और सीढ़ी के प्रवेश द्वार पर एक सफेद कपड़े वाला बूढ़ा दिखाई दिया। हर कोई जल्दी से खड़ा हो गया, और वांग होंगवेई ने तेजी से आगे बढ़कर कहा, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें ओल्ड लियू, मेरे पोते की हालत कैसी है? इस बूढ़े आदमी के सामने वांग होंगवेई ने घमंडी होने की हिम्मत नहीं की। मैंने उसे पहले ही देख लिया है, वह बीमार नहीं है, और शायद शापित है या जहर दिया गया है। एल्डर लियू ने कहा, बात बस इतनी है कि यह तरीका बहुत ही सरल है। यहाँ तक मेरे पास भी कोई सुराग नहीं है, किसी भी तरीके की तो बात ही छोड़िए। यह कैसे संभव है ओल्ड लियू? आपकी क्षमता के साथ इस क्षेत्र में यह कहा जा सकता है कि आप किसी से पीछे नहीं हैं। कोई श्राप तकनीक कैसे हो सकती है कि आप ओल्ड लियू भी नहीं तोड़ सकते? वांग होंगवेई ने अचानक अनुपस्थित मन से कहा, यह जो मैंने सीखा है वह अतीत में वरिष्ठ गांव से सीखने का एक छोटा सा हिस्सा है, और कुछ नहीं। दुनिया में इतने सारे विशेषज्ञ हैं, मैं खुद को एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ कहने की हिम्मत नहीं करता। इस पद्धति का उल्लेख नहीं करना बहुत ही उत्तम है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। शायद अगर मैं एक खर्च करता कुछ और दिन, शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। क्या आपके पोते ने किसी अलौकिक विशेषज्ञ को नाराज किया? मुझे नहीं लगता कि इस श्राप तकनीक का मारने का कोई इरादा है, और इसका उपयोग केवल आपके पोते को दंडित करने के लिए किया जाता है। फिलहाल उसके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा। ओल्ड लियू ने अपना सिर हिलाया और कहा। हालांकि ओल्ड लियू विनम्र थे, लेकिन वांग होंगवेई ने थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। इस पहलू में ओल्ड लियू को वास्तव में एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ माना जाता था, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि कोई रास्ता नहीं था। फिर और कौन हो सकता था? वैसे वे इसे केवल धीरे धीरे ही ले सकते थे। ओल्ड लियू को व्यक्तिगत रूप से बाहर भेजने के बाद वांग परिवार लिविंग रूम में लौट आया, केवल ऊपर से आने वाली चीखों की आवाज सुनने के लिए।
जांच करो, मेरे लिए जांच करो। अंत में किसने हाल ही में तियानेर का अपमान किया? आह, वह वास्तव में निर्दयी है। आह, उसने युवा पीढ़ी पर भी इस तरह के शातिर तरीके का इस्तेमाल किया। वांग होंगवेई ने एक राख रंग के साथ कहा। उनके दिल में स्वाभाविक रूप से उन्होंने नहीं सोचा था कि वांग यूटियन के कार्यों में कोई समस्या थी, और यहाँ तक अगर कोई समस्या थी, भले ही उन्होंने भिक्षु के चेहरे को नहीं देखा, तब भी उन्हें करना पड़ा। बुद्ध के चेहरे को देखो, और वे वह नहीं थे जो वे कर सकते थे। छूना, स्पर्श, संपर्क, छूत, स्पर्श करना, हाथ लगाना, छेड़ना, छू लेना, संबंध। ठीक है, अब सबसे जरूरी काम यह पता लगाना है कि वह व्यक्ति कौन है, और फिर उसे मेरे हवाले कर दो। मुझे उसे यातना देने दो। मुझे उसे मौत की भीख मांगनी चाहिए, लेकिन मौत की भीख नहीं मांग सकता, वांग हाओकांग ने बदसूरत रंग के साथ कहा। इस समय ये जिवेन को नहीं पता था कि वांग परिवार परेशानी में था। अगर वह जानता भी तो भी वह परवाह नहीं करता। वांग यूएटियन का उसे मारने का इरादा था, और यह पहले से ही अच्छा था कि उसने उसे नहीं मारा। अब यह सिर्फ एक छोटी सी सजा थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वास्तव में उसकी जेन क्यूई द्वारा बनाई गए श्राप की तकनीक अधिक से अधिक 1 महीने से अधिक नहीं चलेगी, और फिर यह गायब हो जाएगी। यह उसे भविष्य में खुद को संयमित रखने के लिए याद दिलाने के लिए था। वह अभी भी पुस्तकालय में डूबा हुआ था, जहां उसका एक निश्चित स्थान था। हर कोई जानता था कि यह स्थान इतिहास के जानकारों द्वारा आरक्षित किया गया था। इसके अलावा उसके रातों रात प्रसिद्ध हो जाने से हर कोई जानता था कि इस इतिहास विशेषज्ञ की मार्शल आर्ट साधना शायद बेहद शक्तिशाली थी, इसलिए कोई भी उसके साथ परेशानी की तलाश करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि उनके 2 बिन बुलाए मेहमान थे। जैसे ही वह तेजी से जानकारी की जांच कर रहा था, अचानक एक बेहोश खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने 2 सुंदरियां प्रकट हुईं। एक लंबा था और दूसरा छोटा, प्रत्येक की अपनी खूबियां थीं। वे डॉन और शाओ यूकिन थे। हालांकि वह शाओ यूकिन को नहीं जानता था, लेकिन वह इस तथ्य से कमोबेश अनुमान लगा सकता था कि वह डॉन के साथ आई थी। मैंने सुना है कि वांग यूएटियन इस समय कुछ परेशानी में हैं। क्या यह आपके द्वारा किया गया था? शाओ यूकिन ने बिना घुमा फिराकर सीधे पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने यह किया? मुझे नहीं पता। ये जिवेन स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। इसे भूल जाओ, मुझे परवाह नहीं है कि यह आपके द्वारा किया गया था या नहीं। मैं सिर्फ आपसे पहले माफी मांगना चाहता हूँ। मैं वह था जिसने वांग यूटियन को आने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कभी इस तरह से चीजों की उम्मीद नहीं की थी। शाओ यूकिन ने हल्के से झुकते हुए कहा। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये जिवेन ने सिर हिलाते हुए कहा। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर यह मामला हमारी वजह से हुआ है। शाओ यूकिन ने झट से कहा। इस बारे में क्या ख्याल है? जब तक आप हमारी मेचा सोसाइटी में शामिल होते हैं, चाहे वह वांग परिवार हो या डीन, हम इसे सुलझा सकते हैं। यह कैसा रहेगा? शाओ यूकिन का असली मकसद स्पष्ट था। आज तक उसने ये जिवेन को मेचा सोसाइटी में शामिल करने का विचार नहीं छोड़ा था। अगर वह इतने मजबूत व्यक्ति को साथ ले पाती तो पूरी टीम में सुधार स्पष्ट था। खासकर जब वह जानती थी कि एक शिवेन ने लगभग अकेले ही डीन को दबा दिया था, यह और भी अधिक था। एक व्यक्ति जितना मजबूत होगा, उसकी प्रतिक्रिया की गति उतनी ही तेज होगी। सिद्धांत रूप में उनके मेचा पायलटिंग कौशल भी बेहतर होंगे। ये जिवेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास तुम्हारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए इतना समय नहीं है। मेचा सोसाइटी में शामिल होने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने पिछले 1000 वर्षों की विभिन्न ऐतिहासिक सूचनाओं की जांच पड़ताल में बहुत समय बिताया था। वह उस नेटवर्क में भी गहराई तक जाता था जो जनता के लिए खुला नहीं था। अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति और सीखने की क्षमता के साथ हैकिंग कौशल 1000 से अधिक वर्षों के बाद भी उनके लिए बहुत कठिन नहीं थे। भले ही उसने रक्षा की अनगिनत परतें बना ली थीं, फिर भी वो एक शिवेन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था। जब तक यह एक मशीन थी, इसकी एक कमजोरी होगी। वह बिना किसी संदेह के था। जब वह पृथ्वी पर लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। हालांकि वह और देर नहीं करना चाहते थे। उसे कुछ करने की जरूरत थी। आपको हमारे दैनिक प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। यह कैसा रहेगा? जब आवश्यक हो तो आपको बस कुछ लड़ाई लड़ने में हमारी मदद करने की आवश्यकता है। उसके बारे में क्या ख्याल है? शाओ यूकिन ने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और कहा। इस बारे में उन्होंने डॉन से बात की थी। भले ही एक शिवेन दैनिक प्रशिक्षण में भाग नहीं लेते थे, फिर भी उनकी ताकत प्रभावशाली थी। हालांकि वह हर समय इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। वह आवश्यक होने पर तुरुप का इक्का या तुरुप का इक्का हो सकता था। ये जिवेन की बाहें तन गईं। उसने अपनी तर्जनी पर चांदी की अंगूठी को छुआ। वह दूसरों को धोखा देने के लिए एक पहचान के रूप में स्कूल गया था। अगर वह स्कूल नहीं जाता था तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने असली शरीर के साथ नहीं उतर सकता था। उसके वास्तविक शरीर की दृष्टि में पृथ्वी कितनी भी कमजोर क्यों न हो, फिर भी वह उसके लिए अत्यंत खतरनाक थी, जो उसकी चेतना का एक अंश मात्र था।
बेशक उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी और मार्शल संप्रदाय को पृथ्वी पर एक दरार खोलने के लिए दर्जनों छद्म दिव्य कलाकृतियों का इस्तेमाल किया था। यदि वह यहाँ दुखद रूप से मर जाता तो उसके पिछले सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते। इसलिए यद्यपि वह अपनी चेतना के एक स्पर्श के साथ अवतरित हुआ था, फिर भी उसने तुरुप का इक्का छोड़ा। यह उसकी अगोचर चांदी की अंगूठी में छिपा हुआ था। 1000 साल से भी पहले चांदी पहले से ही कीमती धातु से साधारण धातु में बदल गई थी। इसके अलावा 1000 से अधिक वर्षों के बाद ब्रह्मांड के विकास के साथ बड़ी मात्रा में विभिन्न दुर्लभ और कीमती धातुओं का विकास हुआ था। चांदी कई साल पहले स्टील की तरह और भी साधारण हो गई थी। यहाँ देवता ने उसके लिए ऊर्जा के 10 अंश छोड़े थे ताकि वह ग्रेट सेज रियलिम्पिक की युद्ध शक्ति को एक झटके में कम समय में बहाल कर सके, क्योंकि पृथ्वी का स्थान केवल इस स्तर की शक्ति के अस्तित्व की अनुमति दे सकता है। यदि यह और अधिक मजबूत होता तो यह स्वर्ग के प्रतिशोध को आकर्षित करता। अगर वह इसे दूर नहीं कर पाता तो वह मर जाता। यदि वह इसे दूर कर सकता है तो वह स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के क्षेत्र में आरोहण करेगा। सील की बाधा के कारण वह अपने मूल शरीर से तब तक संपर्क नहीं कर सका जब तक कि वह अपने दिल में गांठ को खोल नहीं पाया और अपने मूल शरीर को दाव साबित करने में सफलतापूर्वक मदद नहीं कर सका। क्योंकि उसके पास यह तुरुप का इक्का था, उसे वास्तव में वान कबीले की धमकी की परवाह नहीं थी। यदि वे नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है तो वह सीधे तौर पर उन्हें नष्ट कर सकता था। हालांकि जितना अधिक उसने इस ट्रम्प कार्ड का उपयोग किया उतना ही कम वह इसका उपयोग कर पाएगा। आखिरकार यह उसकी उचित साधना द्वारा लाई गई शक्ति नहीं थी। हालांकि वह अपने मूल शरीर की स्मृतियों और चेतना से इस विस्फोटक शक्ति को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसका शरीर लंबे समय तक इस विस्फोटक शक्ति का समर्थन नहीं कर सका। संक्षेप में, जितना हो सके इसका उपयोग न करने का प्रयास करें। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं नहीं चाहता कि वान परिवार मेरे लिए फिर से परेशानी का कारण बने। तू जिवेन ने कहा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। शाओ युकिन ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसे डर था कि एक शिवेन सहमत नहीं होगी। हालांकि वो नहीं जानती थी कि क्यों। वो महसूस कर सकती थी कि एक शिवेन कुछ ज्यादा ही बेईमान है। यहाँ तक वान कबीले के सामने भी, जो आम लोगों के लिए एक महान व्यक्ति की तरह था, उसे जरा भी डर नहीं था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वांग युएटियन पर हमला किया। उसने नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति इस उम्र में अपने शिक्षक को ठीक कर सकता है वह एक साधारण व्यक्ति होगा। उसने नहीं सोचा था कि एक शिवेन एक बुद्धिहीन व्यक्ति होगी। फिर उनका तुरुप का पत्ता क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह किसी बड़े कुल का वंशज हो? उसकी जानकारी में ये परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं लगता था। लेकिन चूंकि एक शिवेन पहले ही मान गई थी तो उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। मैं वांग कबीले से बात करने में मदद कर सकता हूं, लेकिन वांग युएटियन पर अभिशाप की तकनीक। शाओ युकिन को अधिक से अधिक यकीन था कि यह येजिवेन से संबंधित होना चाहिए। 1 महीने में ठीक हो जाएगा। जल्दी क्या है? वह मुझे मारना चाहता था। मैं उसे चेतावनी के रूप में एक छोटी सी सजा दे रहा हूं। तू जिवेन ने उदासीनता से कहा। उसका लहजा ऐसा था मानो वह किसी बेकार जूनियर की बात कर रहा हो। शाओ युकिन उस पर अपनी नजरें घुमाना चाहती थी। शुरुआत में उन्होंने इसका जोरदार खंडन किया था। कुछ दिनों तक वांग युएटियन को प्रताड़ित करने के बाद उन्होंने वास्तव में कहा कि यह चेतावनी के रूप में सिर्फ एक छोटी सी सजा थी। हालांकि वह यह खबर पाकर खुश थी। वह वान परिवार पर एहसान कर सकती थी। इससे उसे वान परिवार को दबाने के लिए और अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। और ये शिवेन ने अपना रवैया इसलिए बदला क्योंकि शाओ युकिन ने भी इसका अंदाजा लगा लिया था। वह शायद इसे ज्यादा देर तक छुपा नहीं सका। वान परिवार को शायद पता होगा, इसलिए इसे छुपाने का कोई मतलब नहीं था। शाओ युकिन और डॉन के रूप में वे स्वाभाविक रूप से इतने मजबूत सहयोगी के साथ अच्छे मूड में थे। वान परिवार के लिए यह उल्लेख के लायक नहीं था। आखिर यह तो मामूली सी बात थी, कोई जान नहीं गई। वह और डॉन बिना किसी पृष्ठभूमि के नहीं थे। ये जिवेन की पुष्टि प्राप्त करने के बाद शाओ युकिन जल्दी से वान परिवार के पास गया। और वान परिवार, जो इस मामले को लेकर हंगामे में था, ने शाओ युकिन की पुष्टि मिलने पर राहत की सांस ली। कम से कम वे जानते थे कि वांग युएटियन का जीवन अब खतरे में नहीं था। धिक्कार है कि ये जिवेन ने वास्तव में तियान एर पर हमला करने की हिम्मत की। मैं निश्चित रूप से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वांग हाओचांग ने सदमे और गुस्से के मिश्रण के साथ कहा। वह गुस्से में था कि वांग युएटियन को अभी भी 1 महीने के लिए प्रताड़ित किया जाना था। वह हैरान था कि वांग युएटियन पर हमला करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक छात्र था। बंद करना! वांग होंगवेई ने अपने बेटे को फटकार लगाते हुए ठंडेपन से चिल्लाया। यदि आपकी सुरक्षा और तियान एर के लाड़ प्यार के लिए नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। क्या हमारा वान परिवार उनमें से हर एक को नाराज करना चाहता है? फटकार के बाद वान परिवार अपना सिर भी नहीं उठा सका। वांग होंगवेई ने 100 वर्षों से अधिक समय तक वान परिवार में मामलों की अध्यक्षता की थी, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
यह अत्यधिक ऊंचा था। क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? वांग हाओकांग ने थोड़ी अनिच्छा के साथ कहा। एक फौजी के तौर पर उन्हें इस तरह के समझौते की आदत नहीं थी। उग्रता से कार्य न करें। जांच करें, पहले उस छात्र की पृष्ठभूमि की जांच करें। यदि उसके पास वास्तव में मजबूत समर्थन है तो उसे भूल जाएं, यदि वह नहीं करता है तो समय आने पर यह उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। वांग होंगवेई ने अपने दोनों बेटों की ओर देखा और कहा। आखिरकार उन्होंने कई तूफानों और लहरों का अनुभव किया था। स्वाभाविक रूप से वह जानते थे कि बहुत से लोग नहीं कर सकते उनके रूप से आंका जा सकता है। हालांकि वांग परिवार शक्तिशाली था, लेकिन यह एक हाथ से आकाश को ढंकने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई समस्या न हो, और फिर समय आने पर वह एक कदम उठाएगा और मार डालेगा। यह एक पुरानी लोमड़ी थी। बस इस मामले से यह देखा जा सकता है कि उनके दो बेटों की तुलना में वांग होंगवेई को नहीं पता था कि लौरा कितनी बार था। हाई स्कूल नंबर 8 के परिसर में हैरतअंगेज मामला सामने आया है। मूल रूप से ये जिवेन को निष्कासित होना निश्चित था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे निष्कासित नहीं किया गया था और ऐसा लगता था कि कोई सजा नहीं थी। पौराणिक शक्तिशाली वांग परिवार ने जवाबी कार्रवाई नहीं की और अंत में शिक्षण निदेशक की कोई खबर नहीं आई जिसे ये जिवेन ने थप्पड़ मारा था। यह मामला कभी नहीं हुआ था। सबकी नज़रों में ये वाकई बहुत आश्चर्यजनक था। चाहे वह शिक्षण निदेशक हो या वांग परिवार, वे ऐसे लोगों की तरह नहीं दिखते थे जो अपमान को निगल लेंगे, लेकिन अंत में उनकी कोई खबर नहीं थी। परिणामस्वरूप सभी प्रकार की अफवाहें फैल गईं, जैसे कि ये जिवेन की पृष्ठभूमि को कम करके नहीं आंका जा सकता था, इत्यादि। और ये जिवेन, जो मूल रूप से एक अजीब ऐतिहासिक व्यक्ति था, तुरंत स्कूल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। उनकी लोकप्रियता गाओ तियानसी के करीब थी, जो कुछ वर्षों से प्रसिद्ध थे। इसके अलावा इस घटना के अन्य नायक वांग युएटियन भी पूरे 1 महीने के लिए घर पर ही ठीक हो गए। यह ज्ञात होना चाहिए कि आधुनिक तकनीक के साथ, चिकित्सा उपकरणों के साथ इतनी छोटी सी चोट को पल भर में ठीक किया जा सकता है। लेकिन वांग युएटियन वास्तव में पूरे 1 महीने के लिए ठीक हो गए, और जब वे फिर से प्रकट हुए तो ऐसा लगा जैसे उनके पूरे शरीर से त्वचा की एक परत निकल गई हो और वसा की एक परत गिर गई हो। उसने वजन का एक पूरा घेरा खो दिया था और उसकी आत्मा सुन नहीं रही थी। कुछ लोगों को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि वांग युएटियन को पूरे 1 महीने तक प्रताड़ित किया गया था। और वापस आने के बाद उसने ये शिवेन के साथ परेशानी की तलाश नहीं की जैसा कि सभी ने सोचा था। इसके बजाय वह अचानक शांत हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वह इतना शांत था कि यह थोड़ा अजीब था। हालांकि सभी जानते थे कि अंदर कुछ हुआ होगा, लेकिन उन सभी ने अपना मुंह बंद रखा। कितने लोगों ने अनुमान लगाया, उनके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ था। और ऐसे अनुमानों में यह हाई स्कूल के तीसरे वर्ष के पहले सेमेस्टर का अंत था। नर्वस फाइनल परीक्षा के बाद हाई स्कूल का आखिरी शीतकालीन अवकाश आखिरकार आ गया। सर्दियों की छुट्टियों के दौरान, चाहे वह गाओ तियानसी हो जो ये जिवेन को खेलने के लिए बाहर जाना चाहता था, या शाओ युकिन और अन्य जिनके अन्य उद्देश्य थे, वे ये जिवेन को नहीं ढूंढ सके। जब वे उसके निवास पर आए तो उन्हें केवल इतना पता था कि वह सुबह सुबह चला गया था। वह कहाँ गया, यह किसी को नहीं पता। और इस समय ये जिवेन पहले से ही मंगल ग्रह के अंतरिक्ष यान पर थी। इससे पहले कि वह नश्वर दुनिया में उतरे, उसने पहले ही गाओ चेंगे को वादा किया था कि वह उस तीर्थयात्री महल की देखभाल करने में मदद करेगा जिसे वह नश्वर दुनिया में छोड़ गया था। यह वह संप्रदाय था जिसे उन्होंने स्वयं स्थापित किया था। इसने सबसे अराजक युग में एक बार मानव जाति के आधे हिस्से का समर्थन किया था। गाओ चेंगे ने उसे हरा दिया था, इसलिए उसे तीर्थयात्रा महल का पूर्वज माना जा सकता है। कुछ साल पहले वह तैयार नहीं थे, इसलिए नहीं गए। यह पहली बार था जब उसने मंगल ग्रह पर कदम रखा था। Subscribe the channel.